नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज आपका एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज 3.4। ये एक्सरसाइज आप सीखोगे किस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसे कैसे फाइंड करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के केस में। तो चलिए एक नया एक्सरसाइज नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वीडियो बिना कॉन्सेप्ट के बिना रूल्स के मैं स्टार्ट नहीं करता। तो पहले प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे और फिर हम अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया एक्सरसाइज 3.4। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 एंड रूल नंबर फर्स्ट हमारा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाम ही है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वैसे प्रिंसिपल दो प्रकार के प्रिंसिपल स्पेलिंग होती है, एक जो स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं उनके लिए वही वाला स्पेलिंग है ये, और एक सिद्धांत के लिए भी होता है प्रिंसिपल जो रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए लागू होता है। तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है बेटा, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के दो प्रिंसिपल, कम से कम दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। यह आपको याद रखना है, कभी भी लाइफ में याद रखो कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आपको अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है, इट मींस एटलीस्ट उसके दो वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, कम से कम दो वैल्यू तो हम उसके फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको तरीका समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों, ये तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को चारों क्वाड्रेंट पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमने बोला था ये 2 पाई है, ये हमने बोला था पाई है, ये आपका π/2 है और ये आपका 3π/2 है। याद करो बेटा, जब प्रीवियस एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे तभी इस वाले जो क्वाड्रेंट है इनकी बहुत सारी बातें हुई थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ये पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस सेक tan कॉट सब कुछ पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी डिस्कस किया था, 3.3 में भी डिस्कस किया था, 3.4 में भी डिस्कस कर रहे हैं और पूरे 12th क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, A फॉर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद करने का एक तरीका है। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, T फॉर tan और कॉट पॉजिटिव, C फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये हम लोग सिंपल तरीके से याद करते हैं। ये बहुत बार मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। नाउ अब मैंने आपसे क्यों कहा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कम से कम दो तो हर किसी का होता है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो कम से कम दो उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। समझिए, मान लीजिए बेटा कि आपको एक क्वेश्चन दे देता है और आपको सॉल्व करना होता है कि साइन x की वैल्यू आपको 1/2 दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। साइन x की वैल्यू 1, मैं एग्जांपल लेके आपसे समझा रहा हूं क्योंकि एग्जांपल ले लोगे तो आपको रूल तो बस इतना ही है, रूल आपका बस इतना ही है, इतने में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही रूल आपको आना चाहिए, इससे हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं और बिल्कुल एक बार में सटीक तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि मान लो साइन x की वैल्यू 1/2 है और मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कम से कम इसके दो सॉल्यूशन हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई, साइन की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, साइन की वैल्यू प्लस की दे रखी है, पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। तो आप इस टेबल में देखो, इन चारों क्वाड्रेंट में किसी दो जगह पर साइन पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं चाहे साइन क्यों ना हो। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। आपको साइन की वैल्यू क्या दे रखी है, पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमें यह सोचना है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है। तो मैं दो सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से और एक सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। कैसे,
तरीका समझिए। देखिए, तो मैं इसको दो जगह से बांट लेता हूं। साइन एक्स इक्वल टू 1/2। मैंने दो जगह क्यों बांट लिया? क्योंकि मैं जानता हूं सॉरी बेटा, कि कम से कम दो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मैं फाइंड कर ही सकता हूं। नाउ एक आपने देखा कि साइन की वैल्यू प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक साइन की वैल्यू प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ज्यादा टेंशन ही नहीं है मुझे। एक मिनट बेटा, पानी पी लूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे दिक्कत ही नहीं है। मैं ये ढूंढता हूं कि 1/2 किस पे होता है बेटा? याद करो 1/2 कितनी किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। 1/2 साइन 30 जब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से और एक सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से एक सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से दो वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि साइन की वैल्यू दोनों जगह पॉजिटिव था, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो फर्स्ट में तो टेंशन लेना ही नहीं है। 1/2 कितने पे होती है? 30 पे। साइन 30 की वैल्यू होती है। और 30 को हम कैसे लिखते हैं? 30 को हम लिखते हैं π/6 के रूप में। 30 को हम कैसे लिखते हैं? π/6 के रूप में। याद है ना आपको? π/180, 6 से डिवाइड करोगे 30 आएगा। दोनों साइड कंपेयर करोगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, x की वैल्यू π/6। लो जी हां, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका आ चुका है। ये आपका पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा केवल दो लाइन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टेंशन नहीं लेना भाई। 1/2 कितने पे होते हैं? 30 पे होती है। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन और साइन कैंसिल हो गया, x की वैल्यू π/6 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो डायरेक्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे कि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट पे कैसे पहुंच सकते हैं? पाई में से माइनस करके। सेकंड क्वाड्रेंट पे हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? पाई में से माइनस करके। जब तक पाई में से माइनस नहीं करोगे आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट पे नहीं पहुंच पाओगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। साइन एक्स की जगह साइन एक्स, बिल्कुल यही करेंगे हम। पाई में से माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? इसी को माइनस करेंगे, π/6 को, जो इसकी वैल्यू थी। नाउ साइन से साइन आपका कैंसिल, फिर से साइन और साइन कैंसिल। x इक्वल टू, बेटा यहां पर अपॉन में 1 है, लिखना मत क्योंकि आप बड़े स्टैंडर्ड में आ चुके हो। 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 6 पाई में से पाई घटाओगे, एलसीएम लोगे ना, 6 पाई में से पाई घटाओगे तो 5 पाई आएगा। तो x की वैल्यू दूसरी आ गई, 5 π/6। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है बेटा, एक ये है और एक ये है। तो यही मैं आपसे समझा रहा था बेटा, आपके स्क्रीन पर देखो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। यही मैं आपको समझा रहा था कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कम से कम दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड हो सकते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई आपको बहुत ज्यादा रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें ढूंढना साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां है। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट साइन 30 लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल, π/6 आंसर हो गया। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं पाई में से माइनस कर दूंगा। लो जी, पाई में से माइनस कर दिया, किसको? π/6 को। साइन से साइन कैंसिल, x बचा और 6 पाई में से पाई माइनस करूंगा तो 5/6। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके सामने है। सर जी एक एग्जांपल और लेके समझा दीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस बार मैं कोई भी एक दूसरी वैल्यू ले लेता हूं। आप कहोगे tan, cos, sec, जो मर्जी वैल्यू ले लो। मैं इस बार tan की वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है बेटा। नाउ एग्जांपल नंबर 2। आप पॉजिटिव वैल्यू लो, नेगेटिव वैल्यू लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव लोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, नेगेटिव लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम अभी एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पॉजिटिव भी है और बहुत सारे नेगेटिव भी है। दोनों तरीके आप सीख लोगे। मान लो बेटा यहां tan की वैल्यू है 1। अब मुझे tan की वैल्यू 1 दे रखा है, पॉजिटिव वैल्यू में लेके चल रहा हूं अभी ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। tan की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, +1 है। अब मेरे पास 3 को, आप देखो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो आप यहां वापस आ जाओ। tan की वैल्यू पॉजिटिव है, tan की वैल्यू 1 दे रखी है। 10 प्लस कहां का होगा? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, क्योंकि ए मतलब क्या? ऑल पॉजिटिव, तो 10 भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही प्लस के होते हैं, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा। तो 10 दो जगह पॉजिटिव हुआ, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। यही मैं आपसे कह रहा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा कम से कम दो तो निकाले जा सकते हैं। 10 की वैल्यू पॉजिटिव हमें ढूंढनी है कि 10 की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां हो सकता है। तो 10 की वैल्यू एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। एक थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 पॉजिटिव होता है क्योंकि यहां 10 लिखा हुआ है, 10 और कॉड पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट और थर्ड हम दो से निकाल सकते हैं, एक फर्स्ट से और एक थर्ड से। तो देखिए 10 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग देखते जाइए बेटा। इसको दो हिस्से में फिर से बांट लूंगा। tan x इक्वल टू 1, फिर से मैंने दो क्वाड्रेंट में बांट लिया। एक मैं निकालूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, एक मैं निकालूंगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ज्यादा टेंशन है नहीं। 1 किसकी वैल्यू होती है? याद कीजिए 1 किसकी वैल्यू होती है?
वन वैल्यू होती है सर जी tan 45 की, वन वैल्यू होती है tan 45 की, और 45 को हम लिखते हैं पाई अपॉन में 4, 45 को हम लिखते हैं पाई अपॉन में 4। तो वन की जगह लिखेंगे मेरे लाल tan पाई अपॉन में 4 लिखेंगे मेरे लाल। tan से tan कैंसिल हो गया, x इक्वल टू पाई बाई 4। जी सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो कोई भी आंसर, कोई परेशानी नहीं है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मुझे थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से भी एक आंसर निकालना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे निकालूंगा, देखिए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे कैसे पहुंचते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे हम लोग कैसे पहुंचते हैं, यहां पे कैसे पहुंचते हैं, पाई में प्लस करके। ये तो आपको पता है ना, पाई में प्लस करोगे तभी तो अगला क्वाड्रेंट आएगा, पाई में प्लस करोगे तभी तो 180 से ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा होगा तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हैं हम लोग, पाई में प्लस करके, पाई में प्लस करोगे यानी 180 में प्लस करोगे तभी आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच पाओगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 के बीच की वैल्यू होती है। तो पाई में मुझे प्लस करना पड़ेगा तभी मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा। तो मुझे पता लग गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मुझे पाई में प्लस करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल तरीका है, tan x इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, tan मैं पाई में प्लस कर दूंगा, किसको प्लस करूंगा, इसी को प्लस करूंगा जो इसकी वैल्यू है पाई बाई 4 को। बेटा फिर से tan से tan कैंसिल, x इक्वल टू 1 और 4 कैल्सियम 4 आएगा, 4 की पाई से करोगे 4 पाई, 4 पाई में पाई ऐड करोगे तो 5 पाई, तो ये आपकी x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से आप देख लो बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा कम से कम 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हर किसी का फाइंड किया जा सकता है। और आपको क्या लगता है ये केवल 11th क्लास में, इस सोच में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको ये बात, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कभी भी 11th क्लास है ही नहीं। हम लोग फोकस करते हैं जो आपका 11th क्लास का बेस इतना अच्छा हो जाए कॉन्सेप्ट के द्वारा, इसलिए इतनी देर से आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकता था, पहले रूल समझना है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 12th में भी है, और आगे जाकर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठोगे तो वहां प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन भरे हुए हैं, और वहां स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं आता कि आपको प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो आपको आना चाहिए, वो ये मान के चलता है कि आपको आता होगा। तो आप फोकस करो रूल समझने पे, कॉन्सेप्ट समझने पे, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 फाइंड होते हैं, हमेशा 2 हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमेशा 2 फाइंड होता है। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा रूल नंबर 2 की। 2 ही रूल है, रूल नंबर 2 आ चुके हैं बेटा। रूल नंबर 2 है बेटा जनरल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है। देखो जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले समझो जनरल वर्ड का मतलब है। जनरल मतलब जो हर किसी के लिए लागू हो, जनरल मतलब जो हर किसी के लिए लागू हो, हर किसी के लिए लागू हो, उसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें आने चाहिए। जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं बेटा जो हमें आना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला आ जाए तो आप जनरल सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। मान लो बेटा कि कहीं पर आपको जनरल सॉल्यूशन के, ध्यान से देखना बेटा, आपको साइन x इक्वल टू 0 दे रखा है। ध्यान से सुना, साइन x की वैल्यू 0। अब आप जानते हो कि साइन x की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा 0 हो। याद करो, साइन कब 0 होता है, जब थीटा 0 होता है। तो क्या साइन 0 थीटा पे ही 0 होगा, क्या आगे और किसी वैल्यू पे 0 नहीं होगा? होगा। आपको पता है 1 पाई, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 5 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 10 पाई, साइन 11 पाई, 12 पाई, इन सब की वैल्यू 0 है। तो अगर क्वेश्चन में बच्चों, अगर मैं हमें क्वेश्चन दिया हुआ साइन x इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू 0, तो इन दैट केस हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू n पाई। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आपको साइन x इक्वल टू 0 दे रखा है तो आप फॉर्मूला लगाओगे x इक्वल टू n पाई। n क्यों लिख रहे हैं? नंबर, और ये जनरल सोल्यूशन है इसलिए हम n लिखते हैं कि साइन अगर 0 आता है, साइन की वैल्यू 0 होती है, तो कहां कहां 0 हो सकता है। हमें तो 10th में केवल ये पढ़ा दिया गया कि भैया साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 10th क्लास में यही पढ़ा दिया गया। लेकिन जब हम लोग 11th में आए तो हमने देखा अरे क्या थीटा 90 तक तो होता नहीं, थीटा तो बहुत आगे है। ये हमने आपको पिछले एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज में डिस्कस किया, तो थीटा तो बहुत सारे हो सकते हैं, 90 से तो बहुत आगे है। तो अगर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है
तो क्या किसी और की वैल्यू भी जीरो हो सकती है? जी हां, साइन 1 पाई, एन की जगह नंबर लिखेंगे, 1 पाई की वैल्यू जीरो होगी, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, इन सब की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए x इक्वल टू एन पाई। कब? अगर आपको एग्जाम में साइन x इक्वल टू जीरो हो तो x इक्वल टू एन पाई लिखोगे। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। अगर साइन x इक्वल टू जीरो है तो बेटा आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला याद करके रखना, बिल्कुल ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। दूसरा, इसी में दूसरा जनरल सॉल्यूशन, अभी साइन की बात हो रही है बेटा, अभी साइन की बात हो रही है, अभी जनरल सॉल्यूशन पहले हम साइन के लिए बात करेंगे कि साइन का कोई भी केस आ गया तो उसका आंसर कैसे होगा, फिर जनरल सॉल्यूशन कॉस के लिए, फिर जनरल सॉल्यूशन टेन के लिए, इन सबके जनरल सॉल्यूशन निकलेंगे। बाकियों को हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कोसेक साइन का इनवर्स होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो केवल तीन के लिए हमें जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए, साइन, कॉस और टेन के लिए, क्योंकि बाकी का हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो अगर साइन x इक्वल टू जीरो हो तो x इक्वल टू एन पाई, इस फॉर्मूले का यूज करके। नाउ अगर बच्चों एग्जाम में आपको दिया हो साइन x इक्वल टू साइन y और आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना हो, ध्यान से देखो, साइन x इक्वल टू साइन y, अब ये एक थ्योरम है, आपके बुक में दिया हुआ है थ्योरम नंबर 1, और मैंने आपको बताया भी था, पिछले एक चैप्टर में बताया था कि हम लोग जितने भी फॉर्मूले होते हैं, थ्योरम होते हैं, उनके लिए अलग वीडियो बनाते हैं जिसमें केवल फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, थ्योरम को प्रूफ करते हैं। हमारा यहां पर ये वाला वीडियो जो है वो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए नहीं बनाया गया, या फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए वाला वीडियो जो आप देख रहे हो ये नहीं बनाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज 3.4। तो यहां तो हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देंगे, भाई साइन x इक्वल टू साइन y है तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अगर आपको जानना है कि भाई ये क्यों हुआ साइन x इक्वल टू साइन y, तो ये जो फॉर्मूला मैं लिखवाने वाला हूं ये क्यों हुआ, तो इसके लिए आपको अलग वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हम केवल फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं, केवल थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो हम यहां पे फॉर्मूले के डायरेक्ट आंसर जानेंगे, प्रूफ करना है तो आपको अलग वीडियो देखना पड़ेगा। सुनिए बेटा, अगर साइन x इक्वल टू साइन y, अगर साइन x इक्वल टू साइन y, दोनों तरफ साइन है और मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y। जी हां, ये फॉर्मूला आप लगाओगे कब? जब साइन x इक्वल टू साइन y हो, इट मीन दोनों तरफ साइन हो। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों तरफ साइन हो, इधर भी साइन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी साइन है, राइट हैंड साइड पे भी साइन है, तो फॉर्मूला लगाएंगे x मतलब पहले वाला, x मतलब पहले वाला, इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y मतलब सेकंड वाला। ये बस x और ये सब तो सेम रहेंगे, ये सब तो हर किसी क्वेश्चन में सेम रहेगा, यहां तक तो बिल्कुल सेम रहेगा एज इट इज, केवल आपको x और y पे फोकस करना है। x जो लेफ्ट हैंड साइड में और y जो राइट हैंड साइड में, x का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में थीटा है और y का मतलब जो राइट हैंड साइड में थीटा है। इट मींस बच्चों, कहने का मतलब यह है अगर दोनों तरफ साइन x और साइन y की बात हो तो आपका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपके सामने है। ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, ये सब हम एक्सरसाइज में समझेंगे। तो साइन के लिए जनरल फॉर्मूला दो होते हैं। देखिए हम बात क्या करें, हम बात करें रूल नंबर 2 जनरल सॉल्यूशन। जब साइन x इक्वल टू जीरो हो तो x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई, यहां पे y है ना, y जीरो हो जाता है इसलिए हम ये लिखते नहीं है, इसलिए केवल एन पाई ये वाली चीज आती है। लेकिन अगर साइन x इक्वल टू साइन y है, साइन x इक्वल टू साइन y है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और साथ में y। नाउ ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया बेटा साइन के लिए। अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन कॉस के लिए। तो चलिए कॉस के लिए समझते हैं। कॉस के लिए भी दो, अगर cos x इक्वल टू जीरो हो, cos x इक्वल टू जीरो दे रखा है कि cos x इक्वल टू जीरो, और आप याद कीजिए बेटा कि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, समझिए cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, हमें 10th में पढ़ाया गया। बट अब हम 11th में आ चुके हैं और अब ये में समझ में आ गया कि थीटा केवल 90 नहीं होता, थीटा बहुत आगे तक होता है। तो क्या केवल 90 की वैल्यू, क्या cos 90 की वैल्यू ही जीरो होती है? क्या और वैल्यू जीरो नहीं हो सकती? हो सकती है। तो कब हो सकती है जीरो? तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला डाल दिया गया। क्या फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो बेटा, फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू 2n, ध्यान सुनना, x इक्वल टू 2n प्लस 1 और साथ में पाई अपॉन में 2। x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन में 2, ये फॉर्मूला आप लगाओगे बेटा। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब cos x इक्वल टू जीरो हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, पाई बाई 2 मींस 90, और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। अब यहां पे 1 n की जगह 1 रखोगे, अगर n की जगह मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 तो 3 पाई अपॉन में 2 हो जाएगा। n की जगह 2 रखूंगा
तो 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड करो 5, 5 पाई अपॉन में 2, कॉस की वैल्यू 0 होगी। यहां 3 रखूंगा तो 2 3 जा 6 और 1 7, 7 पाई अपॉन में 2, कॉस की वैल्यू 0 होगी। तो अगर cos x इक्वल टू 0 दे रखा है, अगर आपको cos x इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इन दैट केस आपका जनरल फॉर्मूला ये बनता है। तो इस केस को आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला cos के लिए लगाते हैं। ये फॉर्मूला बेटा cos के लगाते हैं अगर cos की वैल्यू 0 गिवन है। अगर cos की वैल्यू 0 गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n+1 और π/2। ये आपको फॉर्मूला लगाना है कब? जब cos की वैल्यू 0 दे रखा हो। नाउ अब आते हैं बेटा फोर्थ फॉर्मूले पे, और फोर्थ फॉर्मूला हम बात करेंगे जब cos x इक्वल टू cos y हो। अब यहां पे तो आप देखो दोनों तरफ, एक तरफ cos था एक तरफ 0 था, cos x इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर दोनों तरफ cos हुआ, cos x इक्वल टू cos y, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? अगर cos x इक्वल टू cos y हो तो आप जनरल सोल्यूशन क्या लिखोगे? तो हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा x इक्वल टू 2n+1 π/2 और +-y या इतना ना लिख के आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अगर इसको हटा दूं, शॉर्ट में भी कई बार लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं x इक्वल टू 2n π +-y। ये लिख देना, ये ज्यादा आसान है, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आपको इजी लगेगा। 2n π +-y, अगर cos x इक्वल टू cos y हो, cos x इक्वल टू cos y हो तो आप फॉर्मूला लगाओगे x इक्वल टू 2n π +-y। ये फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। x मतलब पहला थीटा और y मतलब दूसरा थीटा, बाकी 2n π जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, कब ये फॉर्मूला लगाएंगे? अगर दोनों तरफ cos थीटा दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जनरल सोल्यूशन के 3 फॉर्मूले हैं। देखो, पहले साइन के लिए जनरल सोल्यूशन, हम बात क्या, हम पढ़ रहे हैं जनरल सोल्यूशन। पहले आप अपने आप से पूछो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल यानी सबके लिए जो अप्लाई हो, जो सबके लिए अप्लाई हो उसे बोलते हैं जनरल। तो साइन के लिए जनरल फॉर्मूला एक ये है और एक ये है। 0 के लिए ये है और दोनों तरफ साइन हो तो ये हो। कॉस के लिए भी 2 जनरल फॉर्मूला है, 0 के लिए ये वाला फॉर्मूला है और दोनों तरफ कॉस हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब बात करते हैं tan के लिए। tan के लिए जनरल सोल्यूशन, तो पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं बेटा tan के लिए जनरल सोल्यूशन। अगर बच्चों आपको गिवन हो tan x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0, तो जनरल सोल्यूशन होगा बेटा x इक्वल टू n π। बिल्कुल साइन की तरह सेम है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए फॉर्मूला सेम है। तो अगर tan x इक्वल टू 0 है, tan x इक्वल टू 0 है, तो जनरल सोल्यूशन होगा x इक्वल टू n π, x इक्वल टू n π, जो के लिए साइन के था, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, tan 0 की वैल्यू भी 0 है, इससे दोनों का फॉर्मूला सेम बनता है। बट फॉर्मूला नंबर 6, अगर आपको दिया हो कि tan x इक्वल टू tan y हो, ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपको दे रखा हो tan x इक्वल टू tan y, यानी दोनों तरफ tan दे रखा हो, दोनों तरफ tan दे रखा हो, तो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनता है? तो x इक्वल टू n π प्लस y। सिंपल सा ये फॉर्मूला बनाओगे आप, x इक्वल टू n π प्लस y। तो इस प्रकार से ये जनरल सोल्यूशन हमने किसके लिए पढ़ा? हमने जनरल सोल्यूशन साइन के लिए पढ़ा, हमने जनरल सोल्यूशन कॉस के लिए पढ़ा और हमने जनरल सोल्यूशन tan के लिए पढ़ा। अब आप कहोगे जनरल सोल्यूशन हमने कॉसेक के लिए क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आप भूल रहे हो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। हमने सेक के लिए जनरल सोल्यूशन क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। हमने कॉट के लिए जनरल सोल्यूशन क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कॉट आ गया तो कॉट को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर ये फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट था। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं बेटा कि इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस एक्सरसाइज में बेटा हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। जब हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले टेबल से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो रूल नंबर 1 में आपको एक टेबल बनाना है। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 निकलता है, कम से कम 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हर किसी का फाइंड कर सकते हैं उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से। उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग कम से कम 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हर किसी का फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बात जब जनरल सोल्यूशन की होती है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जब sin x इक्वल टू 0 हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, जब दोनों तरफ साइन हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, जब cos x इक्वल टू 0 हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, जब cos x इक्वल टू cos y दोनों तरफ cos हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, जब tan x इक्वल टू 0 हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे और जब दोनों तरफ tan हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पास एक जगह लिखा हो
तो बिलीव मानिए, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी बाहर का हो, कोई रिफ्रेशर हो, कोई सैंपल पेपर हो, प्रीवियस ईयर के 15 साल के पेपर उठा के देखना। आपको लगता है हम लोग ऐसे आ जाते हैं? हम लोग ऐसे नहीं आते पढ़ाने, बहुत सारे पेपर रिसर्च करके आते हैं आपके सामने, बहुत स्कूलों के, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, एडेड के, बेटा इन सब के पेपर रिसर्च करने के बाद हम आपके पास आते हैं। तो अगर इन सभी कॉन्सेप्ट को आप एक जगह एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लिख लोगे तो ना केवल आपके 11th क्लास की तैयारी हो जाएगी, बट साथ में आपकी जो आगे 12th क्लास आने वाली है उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके पास एक साथ लिखा होगा। कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम है वो कंपटीशन एग्जाम है। तो प्लीज इन सभी कॉन्सेप्ट को पहले एक साथ लिख लो, देन देखना एक्सरसाइज करते हो आपको कितना मजा आएगा, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है बेटा, पहले ये नोट कर लो। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका एक्सरसाइज 3.4। तो सभी कॉन्सेप्ट होने के बाद अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक्सरसाइज 3.4। और आप स्टार्टिंग देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों ही फाइंड करना है। तो पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, और जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 आप निकालोगे और जनरल सॉल्यूशन में आप फॉर्मूला लगाओगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि व्हेनेवर वी फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जब भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना बेटा, तो हमें 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। जब जनरल सॉल्यूशन की बात होती है तो देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने 10x इक्वल टू √3। 10x इक्वल टू √3। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 आपका स्टार्ट होता है, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिया हुआ है 10x की वैल्यू दे रखा है √3, और पॉजिटिव वैल्यू आपको गिवन है। 10x की वैल्यू √3 आपको पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। तो देन हमें देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो आप लिख सकते हो, आप फर्स्ट पार्ट कर रहे हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप क्या फाइंड करो बेटा? आप फाइंड कर रहे हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और मैंने आपसे कहा था कि कभी भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो इसके 2 पार्ट होंगे, आपको 2 सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 10x इक्वल टू √3 अलग कर लेना, और 10x इक्वल टू √3 अलग कर लेना। नाउ अब आप देखिए कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट है ना, 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बात हो रही है 10 की, और 10 की वैल्यू पॉजिटिव। और हम जानते हैं कि 10 की वैल्यू पॉजिटिव 2 जगहों पर होती है। 2 जगह ऐसी है जहां 10 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। वो कौन कौन है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचूंगा? पाई में प्लस करके। थर्ड क्वाड्रेंट हम कैसे पहुंचते हैं? पाई में ऐड करते हैं। 180 में हम ज्यादा जाते हैं, 180 से ज्यादा होगा तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए पाई में प्लस करेंगे। तो पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है। थोड़ा सा मैं पेन अगर चेंज कर लूं, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं, थोड़ा और अच्छे से आपको दिखेगा। 1 मिनट रुक जाना बेटा। जी हाँ, मैंने ब्लैक पेन ले लिया। नाउ आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए तरीका क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कैसे फाइंड होता है? आपको बस इतना पता होना चाहिए कि √3 कितने पे होती है। तो √3 1060 की वैल्यू होती है। √3 1060 की वैल्यू होती है, और 1060 को हम π/3 के फॉर्म में लिखते हैं। 1060 को 60 को हम π/3 के फॉर्म में लिखते हैं। तो √3 की जगह हम लिखेंगे 10 π/3। 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया। x इक्वल टू π/3। तो यह आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए कितना सिंपल हो सकता है आंसर। 2 लाइन में आंसर है। π/3 खत्म हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप पाई में ऐड कर दोगे, पाई में प्लस करके यू कैन विद थर्ड क्वाड्रेंट आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हो। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं बेटा। 10x इक्वल टू √3 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 10, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए पाई में ऐड करना पड़ता है। तो पाई में किसको ऐड करना होता है? जो इसकी वैल्यू है। वैल्यू क्या है? तो डेट इज द π/3। ये आपका आ गया। 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा? x बचा। बेटा 1 और 3 का एलसीएम लोगे 3 आएगा। 3 की पाई से करोगे 3 पाई, और 3 पाई में पाई ऐड कर दोगे तो 4 पाई। तो हियर इज योर सेकंड आंसर। आपका दूसरा आंसर आ चुका है। तो आपके स्क्रीन पर जो समय दिखाई दे रहा है वो दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। एक
एक आपका x की वैल्यू है पाई अपॉन में 3 और एक x की वैल्यू है 4 पाई अपॉन में 3। ये दोनों आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड हो चुके हैं। नाउ अब हम फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं बेटा। सेकंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है? सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है बेटा जनरल फॉर्मूला। और जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इन दैट केस हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो चलिए जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, आपको दे रखा है 10x की वैल्यू √3। नाउ 10x की जगह 10x एज इट इज रहेगा। √3 किस पे था? √10 π/3 पे था। यही आपने लिखा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जनरल सॉल्यूशन देखिए कैसे फाइंड करते हैं। √3 होता है 10 π/3 पे। अब दोनों तरफ 10 है, अब दोनों तरफ 10 है। अब यहां पे 10 से 10 कैंसिल मत कर देना। जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना, तो इस केस में हम 10 से 10 कैंसिल करते हैं। अब यहां पर कैंसिल नहीं होगा, अब यहां फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? ये आपके लिए 10 ये x है और ये 10 आपके लिए y है। सॉरी बेटा, ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है। दिस इज x एंड दिस इज y। और आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 10x = 10y। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? याद करो, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि जब 10x = 10y हो, जाके चेक करो। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था x = n और प्लस का y होता है। ये फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना, मैंने आपको लिखवाया था। जब मैंने कॉन्सेप्ट कराया था तब मैं लिखवाया था कि 10x = 10y। अगर दोनों तरफ 10 होता है तो x = n प्लस y होता है। x = n प्लस y होता है। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आपको साइड में लिखना पड़ेगा। जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे उसे हम साइड में लिखेंगे। हमने साइड में फॉर्मूला लिख दिया। सॉरी बेटा। नाउ ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए y है। तो फॉर्मूला क्या है? x = n प्लस y। तो x = n प्लस y, और y की जगह क्या लिखूंगा? y की जगह π/3 लिखूंगा। तो डेट इज सो सिंपल मेथड टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखिए आपने 2 लाइन में इसका आंसर निकाल दिया। ये तो क्वेश्चन ही था ना भाई साहब, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, 2 लाइन में चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ चुका है। तो मैंने कहा था ना, घबराओ मत, सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ो। जिन्होंने भी आपको बताया है कि 11th की मैथ हार्ड है, बहुत गलत सिखाया है, बहुत गलत एजप्शन लेके आप लोग आए हो मेरे पास। बड़ा सिंपल तरीका है। 10x की जगह 10x, √3 किस पे होती है? 10 π/3 पे होती है। ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए y है। फॉर्मूला क्या कहता है? x = n प्लस y। y क्या है? π/3। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन से हमें एक सबक मिला। क्या? कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमेशा हमें 2 फाइंड करना है, 2 हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, बट जनरल सॉल्यूशन हमेशा एक होगा। जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? तो ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये आपका जनरल सॉल्यूशन। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखो क्या दिखा हुआ है? sec x = 2। sec x की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है sec x = 2। ठीक है बेटा। अब आपको इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप लोग फाइंड कर सकते हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बात बताइए, sec की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, sec की वैल्यू पॉजिटिव है। तो sec की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां होती है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर 4 क्वाड्रेंट में कंपेयर करूं तो sec 2 जगह पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे पहुंचते हैं? 2π में से माइनस करना पड़ेगा। 2π में से माइनस करेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आने की बात होगी तो 2π में से आपको माइनस करना पड़ेगा। भाई आपको sec x की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, अब आपको देखना पड़ेगा कि sec की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां होती है। तो sec की वैल्यू 2 जगह पॉजिटिव होती है। एक आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस के होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन 2 से हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं बेटा, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं। एक आपका sec x = 2 अलग हो गया और एक आपका sec x = 2 अलग हो गया। ये हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस समय फाइंड कर रहे हैं। नाउ अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। तो sec x की जगह sec x होगा। 2 कितने पे होता है? ये 2 जो होता है वो 60 होती है, sec 60 की वैल्यू होती है। 2 किसकी वैल्यू होती है? sec 60 की।
जो 60 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है। और 60 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 60 को हम लिखते हैं sec पाई अपॉन 3 में। sec से sec आपका कैंसिल, फिर से दोनों कैंसिल, मन में कैंसिल करना, काटवाना मत। तो x की वैल्यू क्या आ गया बेटा, पाई अपॉन में 3 आ गया। ये आपका पहला आंसर कहलाएगा। देखिए 2 लाइन में आंसर आ जाता है। sec 2 दे रखा है, 2 कितने पे होता है, 2 60 पे होता है। 60 को हम कैसे लिखते हैं, पाई अपॉन 3 में लिखते हैं। तो sec से sec कैंसिल, x की वैल्यू पाई अपॉन 3। नाउ अब मुझे जाना पड़ेगा किस पे, अब मुझे जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मैं 2 पाई में से माइनस करूंगा। आई हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 पाई, 2 पाई से माइनस करना पड़ेगा मुझे अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुंचना है। तो 2 पाई में से माइनस करूंगा बेटा, कैसे माइनस करूंगा, sec x की जगह sec x, कोई दिक्कत नहीं है, sec मैं 2 पाई में से माइनस करूंगा मेरे लाल, 2 पाई में से माइनस करूंगा। तो 2 पाई में से मैं किसको माइनस करूंगा, तो इसकी वैल्यू को, कौन सी वैल्यू, पाई अपॉन 3 को, जो इसकी वैल्यू थी। sec और sec दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा, यहां x बचा। एलसीएम लूंगा 1 और 3 का, तो 3 आएगा, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है। 6 में से पाई माइनस करोगे तो 5 पाई बचेगा। क्या समझ में आ गया बेटा, बेटा यहां कुछ नहीं तो अपॉन में 1 है, लिखते नहीं हम लोग, लेकिन मन में समझ लो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 3 में से 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 में से पाई माइनस करोगे तो 5 पाई, हो गया आंसर। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों आपके सामने इस समय जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि फॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें 2 वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आपको sec की वैल्यू पॉजिटिव गिवन थी। अब आपको पता होना चाहिए जब sec की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है। तो sec की वैल्यू पॉजिटिव 2 जगहों पर होती है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने क्या करा, sec 2 कितने पे होता है, तो मुझे पता है 60 पे होता है। 60 को कैसे लिखते हैं, तो पाई अपॉन 3 में लिखते हैं। sec से sec कैंसिल, आंसर आ गया। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचूंगा। तो 2 पाई में से माइनस करके पहुंचूंगा। तो 2 पाई में से पाई बाय 3 को माइनस कर दिया, sec से sec कैंसिल हो गया, x बचा। 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, और 6 में से पाई माइनस करोगे तो 5 पाई बचेगा। तो इस प्रकार से आपने 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन यहां पर फाइंड कर लिया। आई होप आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन में मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब बात होती है जनरल सॉल्यूशन की, कि हम इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। तो बच्चों ये तो पहला पार्ट था, ये आपका फर्स्ट पार्ट कहलाएगा कि आपने फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन की, हम इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। अब आपको दे रखा है बेटा sec x इक्वल टू 2, बट एक दिक्कत है, जनरल सॉल्यूशन तो sec के लिए था ही नहीं। sec के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया आपको। क्यों नहीं बताया, मैंने आपको रीजन भी बताया था। हमें केवल sin cos tan इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन पता है, ना हमें cosec का पता, ना हमें sec का पता, ना हमें cot का पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें पता है sec किसका इनवर्स होता है, ये cos का इनवर्स होता है। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। भाई sec का मतलब क्या होता है, sec का मतलब होता है 1 अपॉन में cos, 2 की जगह 2 रहेगा, ठीक है बेटा, अपॉन में 1, दोनों का रेसिप्रोकल कर दूंगा, या दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, दोनों का ही इनवर्स कर दो, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। तो ये आ जाएगा cos x अपॉन में 1, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, और ये पहुंच जाएगा 1 अपॉन में 2। देखो मैंने sec को cos में कन्वर्ट कर लिया, sec को cos में कन्वर्ट कर लिया। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जी हेलो, एक मिनट एसी बंद कर दूं, आवाज डिस्टर्ब ना हो मेरी। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं बेटा sec को हम cos में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास sec का फॉर्मूला नहीं है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3 ही फॉर्मूला है, साइन के लिए, cos के लिए, tan के लिए। तो अगर sec दिया हुआ है तो हम cos में कन्वर्ट करेंगे, cot दिया है तो tan में कन्वर्ट कर लेंगे, cosec दिया है तो sin में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आराम से वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, बहुत इजी आराम से वैल्यू निकाल सकता हूं। बस मुझे यह पता होना चाहिए कि 1/2 कितने पे होता है, 1/2 पाई बाय 3 पे होता है। cos x 1/2 कितने पे होता है, पाई बाय 3 पे होता है, 60 पे होता है। तो देखो कैसे करूंगा, इसे कैसे लिखूंगा बेटा, cos x की जगह cos x 1/2 कितने होता है, तो cos 60 पे होता है। 60 को कैसे लिखते हैं, पाई अपॉन में 3 लिखते हैं। अब ये जो x है, ये जो मुझे x है, ये मेरे लिए x है, और ये मेरे लिए बच्चों y है। ये मेरे लिए x कहलाएगा और ये मेरे लिए y कहलाएगा। ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए y है। दिस इज x एंड दिस इज y। दोनों तरफ cos है, दोनों तरफ cos है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, अधिकतर बच्चों को पता होगा मैंने क्या बताया था, कि जब cos x बराबर होता है cos y का, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। याद करो, जाके कॉपी में चेक कर लेना।
When cos x इक्वल टू cos y, जब cos x बराबर होता है cos y का, तो हम x का फॉर्मूला लगाते हैं 2n पाई प्लस माइनस y, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं बेटा। x की जगह तो मुझे x दिया हुआ है, 2n पाई की जगह 2n पाई ही आएगा, प्लस माइनस y, और y क्या है मेरे पास, y मेरे पे पाई अपॉन 3 है, तो y की जगह पाई अपॉन 3 पुट कर दिया, और आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो इस समय रिक्वायर्ड आंसर है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा कहां से आया? क्या सभी बातें कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार दोबारा देखो, आपको सेक एक्स की वैल्यू 2 दे रखा था, अब आपसे पूछा था जनरल सॉल्यूशन, बट सेक के लिए कोई जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं होता। आपके पास सेक के लिए जनरल सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेक को कन्वर्ट कर लो कॉस में, क्या दिक्कत है? इसको मैंने 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, 2 की जगह 2, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, तो कॉस इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब कॉस की वैल्यू 1 अपॉन 2 कितने होती है? कॉस की वैल्यू 1 अपॉन 2 60 पे होती है, 60 को हम लिखते हैं पाई अपॉन 3 में, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 3। ये मेरे लिए एक्स है, ये मेरे लिए एक्स है, और यहां पे जो दे रखा है मेरे लिए वाई है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। और cos x इक्वल टू cos y का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो x की जगह तो x ही है, 2n पाई प्लस माइनस y, y की जगह क्या है? पाई अपॉन 3 है। तो इस प्रकार से हमने इस वाले क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्लियर हो गया बेटा? क्या क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्लियर हो गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, जनरल सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? cot x की वैल्यू आपको दे रखा है -√3, cot x की वैल्यू दे रखा है -√3, cot x की वैल्यू क्या गिवन है? -√3, ये आपको गिवन है। चलिए जी देखते हैं cot की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है cot x इक्वल टू -√3। अब आपको पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको 4 कोऑर्डिनेट का ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखो कॉट की वैल्यू नेगेटिव, कॉट की वैल्यू माइनस में है, कॉट की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस की है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉट की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है। तो कॉट की वैल्यू नेगेटिव, एक तो यहां पर कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है और एक यहां पर कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा बेटा, इन दोनों जगह पर कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि यहां तो सारे पॉजिटिव थे, यहां तो सारे पॉजिटिव थे, और यहां tan और cos पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट की वैल्यू मुझे नेगेटिव गिवन है। अपने आप से पूछो कॉट की वैल्यू क्या दे रखी है? नेगेटिव गिवन है। अब कॉट की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है? तो एक इस वाले कोऑर्डिनेट में और एक इस वाले कोऑर्डिनेट में। अब इस कोऑर्डिनेट में कैसे पहुंचते थे? तो पाई में से माइनस करके पहुंचते थे, और इस वाले कोऑर्डिनेट में कैसे पहुंचते थे? तो 2 पाई में से माइनस करके। तो यहां पहुंचने के लिए मुझे पाई में से माइनस करना पड़ेगा, और यहां पहुंचने के लिए मुझे 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए बस मुझे इस टेबल का ज्ञान होना चाहिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है। फिर से समझ लो, कॉट की वैल्यू नेगेटिव, अब कॉट की वैल्यू मुझे पूछना है नेगेटिव कहां होता है? कॉट की वैल्यू माइनस नेगेटिव कहां होता है? तो एक सेकंड में होता है, एक फोर्थ में होता है। फर्स्ट में तो हो नहीं सकता, आप बोल दो फर्स्ट में तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। थर्ड में नहीं बोल सकते आप, क्योंकि tan और cos पॉजिटिव होता है, हमें तो नेगेटिव चाहिए, तो ये और यही तो बचा, तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। अब यहां पर कैसे पहुंचूंगा? तो पाई में से माइनस करके, और यहां पर कैसे पहुंचूंगा? तो 2 पाई में से माइनस करके। एक बार पाई में से माइनस करके, एक बार 2 पाई में से माइनस करके। तो चलिए इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। सबसे पहला cot x इक्वल टू -√3 अलग कर लिया, एंड cot x इक्वल टू -√3 अलग कर लिया। फर्स्ट यहां पे पहुंचने के लिए पाई में से माइनस करना है, तो चलिए बेटा पाई में से माइनस करते हैं। cot x इक्वल टू पाई में से माइनस करना है बेटा, तो cot पाई में से माइनस करना है। अब क्वेश्चन होता है किसको माइनस करना है? तो √3 कितने पे होती है? तो पाई बाई 6 पे होती है, जाके चेक कर लो। ये √3 किस पे होती है? 30 पे होती है। cot 30 की वैल्यू होती है √3। माइनस का कौन सा मत देखो, माइनस तो क्वाड्रेंट की वजह से है। ये जो माइनस है ये तो ड्यू टू क्वाड्रेंट की वजह से माइनस है, तो हमने पाई में से माइनस तो कर दिया, माइनस का हिसाब खत्म। अब √3 चेक करो, cot की वैल्यू √3 कितने पे होती है? 60 पे होती है। cot की वैल्यू √3 60 पे होती है, और कैसे लिखेंगे 60 को? तो पाई अपॉन 3 लिखेंगे। तो पाई में से माइनस 60 पे होती है, 30 पे होती है। एक बार चेक करो बेटा 60 पे या 30 पे, तो ये cos 30 पे होती है, सॉरी बेटा 30 पे होती है। तो 30 को कैसे लिखेंगे? इसको 30 को लिखेंगे पाई अपॉन 6, सॉरी बेटा, तो पाई अपॉन 6 पे लिखेंगे, तो पाई अपॉन 6 आ गया। कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा? x बचा। यहां एलसीएम लोगे, 1 मत लगाना, ये पहचान है। आप अगर मैथ आप टीचर पहचान लेगा ये तो पागल बच्चा है, 1 मत लगाना। मन में सोच लो
कि 1 और 6 का एलसीएम 6 आ गया। 6 की पाई से करूंगा तो 6 पाई, 6 पाई में से पाई माइनस करूंगा तो 5 पाई, तो x की वैल्यू क्या आ गया 5 पाई अपॉन में 6। लो जी पहला आंसर। अब दूसरा आंसर कैसा आएगा, तो 2 पाई में से माइनस करके वही पाई अपॉन 6 2 पाई में से माइनस होगा। अब 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा, तो चलिए cot x इक्वल टू cot 2 पाई में से माइनस कर देंगे किसको, पाई अपॉन 6 को, जो अभी भी हमने सॉल्व किया है। cot से cot कैंसिल, x इक्वल टू 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 6 की 2 पाई से करोगे 12, 12 में से 1 गया तो 11 पाई। आपके सामने आपके स्क्रीन पर दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ चुके हैं। क्या आपको समझ में आ गया बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? अब हम फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। इसी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट जनरल सॉल्यूशन। cot x की वैल्यू दे रखा है -√3। अब दिक्कत यह है कि cot का जनरल सॉल्यूशन का तो फॉर्मूला ही नहीं है। cot का जनरल सॉल्यूशन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास जनरल सॉल्यूशन किसका फॉर्मूला है, साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन है, cos के लिए जनरल सॉल्यूशन है, tan के लिए जनरल सॉल्यूशन है, बाकी के लिए जनरल सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको cot को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको cot को कन्वर्ट करना पड़ेगा tan में, ताकि आपके पास फॉर्मूला हो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो cot को मैं जानता हूं, मैं cot को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में 10 लिख सकता हूं। इसको ऐसे रहने दो, अपॉन में 1 लगा दो, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये तो बन जाएगा 10x अपॉन में 1, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो -1 अपॉन √3। तो लीजिए 10 की वैल्यू आपके सामने है, cot की वैल्यू -1 अपॉन √3 था बेटा, cot को लिख दिया 1 अपॉन में 10, ये जैसा था वैसे लिख दिया, इसका भी इन्वर्स कर दिया, इसका भी इन्वर्स कर दिया, तो 10 अपॉन में 1, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, √3 ये रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन ये नीचे आ गया। अब 10 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब 10 के लिए तो आपके पास फॉर्मूला है, 10 के लिए तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, 10 के लिए तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना, तो हम 10 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए जी मैं देखता हूं 10 के लिए क्या फॉर्मूला था, याद करो 10x इक्वल टू 10y, 10x इक्वल टू 10y करके हमारे पास एक फॉर्मूला था। तो पहले इसको सही करके लिख देता हूं बेटा, कैसे लिखूंगा 10x, अब 10 की वैल्यू नेगेटिव, 10 की वैल्यू माइनस, 10 की वैल्यू माइनस किसमें था, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो अभी आपने सोल्व किया था, ये सोल्व किया था आपने, पाई में से पाई अपॉन 6 माइनस किया था, तो यही करना है आपको, 10 पाई में से पाई अपॉन 6 माइनस कर देंगे, यही तो किया था आपने माइनस में। माइनस के लिए क्या किया था आपने, माइनस के लिए आपने क्या किया था, पाई में से पाई अपॉन 6 को माइनस किया था, पाई में से पाई अपॉन 6 को माइनस किया था, तो यही यहां पे करना है, पाई में से पाई अपॉन 6 को माइनस करना है। 10 से 10 आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, ये जनरल सॉल्यूशन है, मैं यही सिखा रहा हूं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू आ जाती है, जनरल सॉल्यूशन में कैंसिल नहीं होता, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 10x इक्वल टू 10, यहां पे एलसीएम लूंगा, एलसीएम 6 आएगा, 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई। अब आपके लिए ध्यान से देखो, ये आपके लिए x है, ये आपके लिए x है, और ये आपके लिए बेटा y है, ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है, ये आपके लिए कौन है x है और ये आपके लिए कौन है तो y है। तो याद करो जब दोनों तरफ 10 था तो मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि जब 10x बराबर हो 10y के, जब 10x इक्वल हो 10y के, तो x इक्वल होता है n पाई प्लस y का, ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था। जब दोनों साइड 10 होता है 10x इक्वल टू 10y, तो x इक्वल टू होता है n पाई प्लस y, ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो चलिए फॉर्मूले को लगाते हैं, x इक्वल टू n पाई और प्लस y, y क्या है, y क्या है, y है 5 पाई अपॉन में 6। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। एक बार दोबारा समझना चाहो तो दोबारा, हालांकि समझ में आ गया होगा मैं जानता हूं, बट फिर भी समझ लो, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो दोबारा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा आप इस बात को समझो कि आपको cot की वैल्यू नेगेटिव है। अब cot की वैल्यू नेगेटिव ना दो क्वाड्रेंट में होती है, एक सेकंड में और एक फोर्थ में, और सेकंड में कैसे पहुंचूंगा तो पाई में से माइनस करके, फोर्थ में कैसे पहुंचूंगा तो 2 पाई में से माइनस करके। तो यहां पाई में से पाई अपॉन 6 माइनस कर दिया, यहां 2 पाई में से पाई अपॉन 6 माइनस कर दिया, कितना सिंपल है। इसको सॉल्व करोगे तो 5.6, इसको सॉल्व किया 11 पाई अपॉन में 6, तो दो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे आंसर। अब जनरल सॉल्यूशन की बात हो गई तो भाई cot का कोई फॉर्मूला नहीं है, cot को 10 में कन्वर्ट कर दिया, ये एज छोड़ दिया, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया, तो cot को मैंने 10 में कन्वर्ट कर लिया। ओवरऑल बात ये है cot को 10 में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट कर लिया, कोई पूछ ले आपसे भाई cot को 10 में क्यों कन्वर्ट किया आपने, तो बता दो भाई cot का तो कोई जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं है, 10 का होता है, इसलिए मैंने cot को 10 में बदल लिया। अब 10 की जगह 10, ये याद करो अभी मैंने इसको तोड़ा था, अभी 1 मिनट से कम समय में 30 सेकंड 45 सेकंड पहले इसको तोड़ा था, कैसे तोड़ा था 10 पाई में से माइनस करके तोड़ा था। 10x की जगह 10x, 10 की जगह 10, इनको सॉल्व करो तो 5 पाई अपॉन 6, ये आपके लिए x है,
ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है, और आप जानते हो कि जब एक x होता है और एक y होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस y, y की जगह ये लिख देंगे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपके सामने कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक दिया हुआ बेटा। अब कॉसेक दिया हुआ है, देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन में कोई दिक्कत है, प्रिंसिपल सोल्यूशन डायरेक्ट फाइंड कर लो। प्रिंसिपल सोल्यूशन में कोई परेशानी नहीं है, प्रिंसिपल सोल्यूशन तो निकाल लेंगे। जब जनरल सोल्यूशन की बात होगी तो कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए कॉसेक x इक्वल टू -2, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया बेटा। कॉसेक x इक्वल टू -2 ये आपको गिवन है। अब आपको पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, इसको दो हिस्सों में तोड़ दोगे, फिर से दो हिस्सों में तोड़ोगे। तो पहले दो हिस्से लिख ही लेता हूं। कॉसेक x इक्वल टू -2 अलग कर लिया, और फिर से कॉसेक x इक्वल टू -2 अलग कर लिया। अब कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव, तो आप फिर से क्वाड्रेंट बनाओ, यही वाला क्वाड्रेंट फिर से बनाओ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव, कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है? कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव एक तो थर्ड में होती है और एक फोर्थ में होती है। कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव एक थर्ड में होती है, एक फोर्थ में होती है। क्यों? फर्स्ट में तो हो नहीं सकता, ऑल पॉजिटिव है। सेकंड में नहीं हो सकता क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, हमें तो नेगेटिव चाहिए। तो बचा कौन? यही दोनों बचा वैसे भी। तो थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों क्वाड्रेंट हम लेंगे। अच्छा, थर्ड में कैसे पहुंचेंगे? तो पाई में से माइनस पाई में प्लस करना पड़ेगा। थर्ड में पहुंचने के लिए पाई में प्लस होता है, थर्ड में पहुंचने के लिए पाई में प्लस करूंगा, 180 में प्लस करूंगा तभी थर्ड में पहुंचूंगा। और फोर्थ में पहुंचने के लिए 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार पाई में से माइनस करेंगे, एक बार 2 पाई में से, एक बार पाई में से प्लस करेंगे, पाई में प्लस करेंगे और 2 पाई में माइनस करेंगे। यहां पहुंचने के लिए पाई में प्लस होगा, यहां पहुंचने के लिए 2 पाई में से माइनस होगा। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। कॉसेक की जगह कॉसेक x होगा, कॉसेक की जगह कॉसेक होगा। एक बार आपने क्या बोला? पाई में प्लस करना है, तो आप पाई में प्लस कर दोगे। किसको प्लस कर दोगे? कॉसेक 2 कितने पे होता है? कॉसेक 2 π/6 पे होता है। कॉसेक 2 π/6 पे होता है, 30 की वैल्यू होती है। तो यहां पर आपको π/6 लिखना पड़ेगा बेटा। पाई अपॉन में 6 आ गया। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल बेटा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, क्या बचा? x बचा। इनका एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। 6 की पाई से करोगे तो 6 पाई, 6 पाई में पाई ऐड करोगे तो 7 पाई। तो एक आंसर तो आपका ये आ जाएगा 7 पाई अपॉन में 6, पहला आंसर। ठीक है, अब सेकेंड आंसर मैंने क्या बताया? 2 पाई में से माइनस करना है, 2 पाई में से माइनस करना है। तो यही चीज सेम करेंगे बट 2 पाई में से माइनस करेंगे। तो कॉसेक x इक्वल टू कॉसेक 2 पाई में से माइनस करेंगे बेटा। तो 2 पाई में से माइनस कर दो। किसको माइनस करोगे? पाई अपॉन 6 जो इसकी वैल्यू थी। पाई अपॉन 6 को ये सब हटा दो ना, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। पाई अपॉन 6 को माइनस कर देंगे, पाई अपॉन 6 को माइनस कर देंगे। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, क्या बचा? x बचा बेटा। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, यहां x बचा। 1 और 6 का एलसीएम लोगे 6 आएगा। 6 2 जा 12 और 12 पाई में से 1 पाई माइनस करोगे तो 11 पाई बचेगा। तो इस प्रकार से आपका दूसरा आंसर आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या आपको सबको समझ में आ गया बेटा? कैसे निकाला हमने कॉसेक की 2 वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू? हमने पहले ये देखा कि 4 क्वाड्रेंट है मेरे पास और कहां कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो थर्ड में एंड फोर्थ में, थर्ड में पहुंचने के लिए पाई में प्लस होता है एंड फोर्थ में पहुंचने के लिए 2 पाई में से माइनस होता है। देखो मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, पाई में प्लस कर दिया, 2 पाई में से माइनस कर दिया। पाई में प्लस करा तो ये वैल्यू आया, 2 पाई में से माइनस किया तो ये वैल्यू होगा। यही मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन। मैं क्या करूं? अब बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की। तो सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल सोल्यूशन, और सेकंड पार्ट अब हम निकालेंगे बेटा जनरल सोल्यूशन। कॉसेक x इक्वल टू -2। फिर वही बात कहूंगा भाई, कॉसेक के लिए तो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला ही नहीं है कोई। कॉसेक के लिए जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम क्या करें? कॉसेक को किस में कन्वर्ट कर ले? साइन में। वेरी गुड, अधिकतर बच्चों ने बोला, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर भाई, भाई बहुत बढ़िया। बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया। एक और बेटा इसको सही कर लूं जरा मैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया बच्चे ने, मैं इसकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। बच्चे ने कहा कि भाई सर जी कॉसेक का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, आप एक काम करो कॉसेक को कन्वर्ट करो साइन में। बच्चा सही कह रहा है, बच्चा सही कह रहा है, कॉसेक को कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? साइन में। क्यों कन्वर्ट करेगा सर जी? सर जी कॉसेक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है जनरल सोल्यूशन का, बट साइन के लिए है, तो कॉसेक को कन्वर्ट कर लो साइन में।
कैसे कन्वर्ट होगा ये हर बच्चे को पता है कि कॉसेक को हम लिखते हैं 1 अपॉन में साइन एक्स, ये ऐसी रहने दो, -2 अपॉन में 1, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो बेटा, तो साइन एक्स अपॉन में 1, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, इसको ऊपर ले जाओ तो -1 अपॉन में 2, ये आपके साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा सर इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा? साइन की वैल्यू नेगेटिव है, साइन की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है? फिर से वही थर्ड क्वाड्रेंट में ही होती है भाई। साइन की वैल्यू नेगेटिव देख ले भाई, देख ले भाई अभी भी देख ले, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां तो साइन की वैल्यू प्लस होती है, यहां भी साइन की वैल्यू प्लस होती है, तो यही बचा, यहां साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहां पे तो साइन की वैल्यू प्लस होती है, यहां भी साइन की वैल्यू प्लस होती है, यहां साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, साइन की वैल्यू यहां नेगेटिव होती है, tan है यहां पे, tan में cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन की वैल्यू यहां नेगेटिव है, और यहां पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा? पाई में प्लस करूंगा। किसको प्लस करूंगा? जो मैंने पहले प्लस किया था, पाई अपॉन 6 को, जो मैंने पहले प्लस किया था वही मुझे यहां प्लस करना पड़ेगा। मैंने क्या प्लस किया था? पाई में पाई अपॉन 6 प्लस किया था, बिल्कुल यही चीज करना होता है, यही चीज उठा के हमें जनरल सोल्यूशन में लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स की जगह साइन एक्स बेटा, यहां भी साइन आ जाएगा और पाई में प्लस कर देंगे, किसको प्लस करेंगे? पाई अपॉन 6 को। साइन से साइन कैंसिल मत कर देना, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, इस बात का ध्यान रखना। तो साइन एक्स की जगह साइन एक्स एज इट इज रहेगा, साइन की जगह साइन रहेगा, एलसीएम ले लोगे 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 6 की पाई से करोगे 6 पाई और 6 पाई में पाई ऐड कर दोगे तो 7 पाई। अब आपके लिए ये तो एक्स है, ये तो आपके लिए एक्स है, क्लियरली दिख रहा है, और ये आपके लिए वाई है, ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है। याद करो बेटा, एक फॉर्मूला बताया था साइन x इक्वल टू साइन y, साइन x इक्वल टू साइन y। क्या बताया था सर जी? मैं तो भूल गया सर जी, मैं तो सर ही बच्चा, सिंपल सा बच्चा सर जी, आपका समोसा कचौड़ा हूं, मैं भूल जाता हूं। साइन x इक्वल टू साइन y का फॉर्मूला क्या बताया था? x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n और साथ में y। चेक कर लेना, ये फॉर्मूला बताया था, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n और साथ में y, ये फॉर्मूला बताया था बेटा, यही फॉर्मूला आपको यहां लगाना है। x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n और यहां पे आता है y, और y क्या है? तो y है 7 पाई अपॉन में 6। तो हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर योर क्वेश्चन जनरल सोल्यूशन। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया बेटा, प्रिंसिपल एंड जनरल में क्या फर्क होता है। एक बार दोबारा समझ लो बेटा, कॉसेक की वैल्यू -2 थी, कॉसेक की वैल्यू -2 जगह होती है, एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में प्लस कर देंगे, एक फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई में से माइनस कर देंगे, इसको सॉल्व करो तो 7 पाई अपॉन में 6, इसको सॉल्व करो तो 11 पाई अपॉन में 6। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, -1/2, साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में प्लस हो जाता है, साइन एक्स की जगह साइन एक्स और साइन की जगह साइन, और ये आपका वाई, ये आपके लिए एक्स है, ये आपके लिए वाई है। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, जनरल सोल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n और साथ में y क्या है? 7 पाई अपॉन 6 है। तो ये आपका जो होगा, ये आपका जनरल सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस प्रकार से बच्चों हमने 4 क्वेश्चन को तो निपटा दिए, इनके प्रिंसिपल सोल्यूशन भी फाइंड कर दिया और इनके जनरल सोल्यूशन भी, दोनों ही फाइंड करे, प्रिंसिपल भी और जनरल भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपका। पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जी हाँ, अब आपको केवल जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, आपको अब केवल जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, कह रहा प्रिंसिपल सोल्यूशन मत फाइंड करो, प्रिंसिपल सोल्यूशन आप फाइंड कर लोगे। तो अभी हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। बस जनरल सोल्यूशन में एक बात का ध्यान रखना कि लास्ट में हमें काटना नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला लगाना है। बस इस बात पर फोकस करो कि जनरल सोल्यूशन फॉर्मूला, बस खत्म बात, कि लास्ट में फॉर्मूला जरूर लगेगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली यही गलती होती है एग्जाम में। तो जनरल सोल्यूशन आपको फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको दिया हुआ है, पहला इक्वेशन आपको दिया बेटा cos 4x और cos 2x, इन दोनों के बीच आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा? cos 4x एंड cos 2x। एक आपको दिया हुआ है cos 4x इक्वल टू cos 2x, ये आपको गिवन है और आपको इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, देखिए बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे से समझना बेटा। cos 4x की जगह cos 4x एज इट इज, ये जो पॉजिटिव है ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, cos 2x बन जाएगा इक्वल टू 0। नाउ अब आप देख सकते हो कि फॉर्मूला लगा सकते हो cos a माइनस cos b। ध्यान से देखो, आपका पास फॉर्मूला है, ये आपका a है और ये आपका b है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो कौन सा? cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b। बेटा ये आपके लिए a कहलाएगा, ये आपके लिए b कहलाएगा, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो कौन सा? cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा सकते हो।
और फॉर्मूला क्या होता है सर क्या फॉर्मूला होता है? cos A माइनस cos B का क्या फॉर्मूला होता है? याद करो, मैंने फॉर्मूला बताया था -2 sin A प्लस बी अपॉन में 2 और sin A माइनस बी अपॉन में 2। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा cos A माइनस cos B का। क्या फॉर्मूला होता है सर? -2 sin A प्लस बी अपॉन में 2, यानी पहले प्लस करके आधा कर लेंगे, फिर sin A माइनस बी अपॉन में 2, फिर माइनस करके आधा कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पे लगाना है, cos A माइनस cos B। क्या फॉर्मूला होता है? तो -2 sin A प्लस बी अपॉन में 2। A क्या है? 4x, B क्या है? 2x अपॉन में 2, और फिर से sin A माइनस बी। A क्या है? 4x, B क्या है? -2x अपॉन में 2 इक्वल टू बेटा 0। नाउ -2 जो है कांस्टेंट है, देखो बेटा -2 कांस्टेंट है, तो ये 0 के अपॉन में आएगा तो 0 बन जाएगा। -2 है कांस्टेंट नंबर है, संख्या है, तो ये जब अपॉन में आएगा ना 0 के अपॉन में, तो 0 बन जाएगा। तो आपको बस इसको सॉल्व करना है। क्या बचा आपके पास? sin 4 और 2 6 होता है, 6 का हाफ करोगे तो 3x हो जाएगा। ऐसे sin की जगह sin हो जाएगा बेटा। 4x में से 2x माइनस करोगे 2x बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे x बचेगा इक्वल टू 0। तो अब आपके पास दो साइन है, एक sin 3x है और sin x है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लो बेटा। तो sin x या sin 3x लिख लो पहले, कोई भी पहले लिख सकते हो, वैसे तो हमारी मर्जी होती है, हम इसको पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, हमारी मर्जी, हम किसी को भी पहले लिख लें। तो चलिए किसी को भी पहले लिख सकते हो आप। तो sin 3x इक्वल टू 0 अलग कर लिया बेटा, और sin x इक्वल टू 0 अलग कर लिया। ठीक है बेटा, sin 3x इक्वल टू 0 अलग कर लिया, sin x इक्वल टू 0 अलग कर लिया। दो बन गया ना ये, sin 3x और sin x, तो दोनों को सेपरेट कर लिया, पहला अलग दूसरा अलग। अब इसका फॉर्मूला लगेगा, इसका ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड क्या कर रहे हैं? जनरल सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन में क्या लगता है? फॉर्मूला। sin x इक्वल टू 0, याद करो फॉर्मूला जल्दी से सारे बच्चे, ये आपके लिए x है पूरा। sin x इक्वल टू 0 याद करो, मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था बेटा, अगर किसी बच्चों को याद आ जाए, याद करो कि मैंने लिखवाया था जब sin x इक्वल टू 0 होता है तो x का फॉर्मूला n पाई होता है, शायद कुछ बच्चों को याद हो। जब sin x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू n पाई होता है, जाके चेक कर लेना। जब sin x इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू n पाई के इक्वल होती है, जाके देखो, अभी मैंने लिखवाया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो sin x इक्वल टू 0 है, sin x इक्वल टू 0 है, तो x मतलब ये पूरा है, ये कंप्लीट x है, इक्वल टू n पाई। बेटा ये पूरा x है, ये पूरा x होता है, x इक्वल टू n पाई। तो x इक्वल टू n पाई ऐसे रहेगा, और 3 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। तो पहला आंसर आपका ये होगा n पाई अपॉन में 3। दूसरा आंसर sin x इक्वल टू 0, यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई। तो इसके दो जनरल सोल्यूशन होंगे बेटा, एक फर्स्ट आंसर और ये सेकंड आंसर, इसके दो आंसर होंगे। एक बार दोबारा देख लो, जिनको दोबारा देखना है, जिनको दोबारा समझना है, एक बार दोबारा समझ लो। क्या फॉर्मूला लगाया बेटा आपने? कुछ नहीं करा बेटा, देखो cos 4x और cos 2x बड़ा अच्छा सा दिया हुआ था, पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो cos 4x एंड cos 2x, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया cos a माइनस cos b। अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? तो -2 sin a प्लस b अपॉन में 2, और a माइनस b अपॉन में 2, 0 चल रहा था तो 0 लिख दिया। -2 0 का अपॉन में आएगा, 0 बन जाएगा, तो -2 की टेंशन मत लो, साइन की जगह साइन। 4 और 2 6 होता है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, साइन की जगह साइन। 4 में से 2 माइनस करोगे 2 को 2 से डिवाइड करोगे x इक्वल टू 0। दो बच गए, पहला आपका अलग हो जाएगा, दूसरा आपका अलग हो जाएगा। अब आपको बस ये पता होना चाहिए, ये जो दिया होता है कंप्लीट x होता है। तो sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0 का एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? कि जब sin x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू n पाई होता है। जब sin x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू n पाई होता है। तो जब sin x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई, 3 अपॉन में, तो x इक्वल टू n पाई अपॉन में 3, ये जो होगा वो आपका पहला आंसर होगा। और यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई। तो ये दो आपके जनरल सॉल्यूशन होंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, जल्दी से नोट करो बेटा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना 6th क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़िए पहले 6th क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है बेटा कि आपके पास एक इक्वेशन है cos 3x cos x माइनस cos 2x, और इस पूरे को सॉल्व करके आपको जनरल सोल्यूशन निकाल के देना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं बेटा, cos 3x cos x
क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यही है ना भाई? जी सर यही है। चलिए तो भाईजान इसको सॉल्व करते हैं बड़े मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, मजे लेंगे इस क्वेश्चन के साथ, बढ़िया से सॉल्व करेंगे, बिना टेंशन फ्री होकर सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्या, एज ए स्टूडेंट भाई मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज तो जानता हूं कि इन दोनों में फॉर्मूला लग सकता है cos A प्लस cos B। इसको अभी साइड में कर देता हूं, मैं इन दोनों तो फॉर्मूला लगा ही सकता हूं ना, cos A प्लस cos B का तो फॉर्मूला मैं जानता हूं ना। अब भूल गए होंगे, भूल जाते ना फॉर्मूला, प्रैक्टिस नहीं की ना। 2 cos A प्लस B अपॉन में 2 cos A माइनस B अपॉन में 2, तो cos A प्लस cos B का तो फॉर्मूला लगा सकते हो ना। इसको साइड रखो भाई, इसका नहीं पता मुझे अभी क्या होगा, इसको साइड रखो। तो मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, cos A प्लस cos B का। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं साइड में लिख देता हूं, वैसे फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। बेटा cos A प्लस cos B का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर? 2 cos A प्लस B अपॉन में 2, एक बार प्लस करके हाफ कर लेते हैं, और cos A माइनस B अपॉन में 2, एक बार माइनस करके हाफ कर लेते हैं। ये तरीका होता है, दोनों बार cos लिखना होता है। तो चलिए बेटा 2 cos, यहां पर फॉर्म ये A है और ये आपके लिए B है, ये आपके लिए A कहलाएगा, ये आपके लिए B कहलाएगा। तो cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लगाने वाला हूं बेटा, बड़ा आराम से देखो। तो 2 cos A प्लस B, A प्लस B, तो 3x प्लस x अपॉन में 2, फिर cos A माइनस B, तो 3x माइनस x अपॉन में 2। ठीक है जी सर? सर cos A प्लस cos B का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos A प्लस B अपॉन में 2 cos A माइनस B अपॉन में 2, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो जैसा है वैसे छोड़ दिया इसको। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 2 की जगह 2 आ गया, cos की जगह cos आ गया बेटा। 3 और 1 4 होता है, 4 का हाफ करोगे तो 2x आ जाएगा। cos की जगह cos होगा, 3x में से x माइनस करो 2x बचेगा, 3x में से x माइनस करोगे 2x बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो x बचेगा, माइनस cos 2x अपनी जगह एज इट इज इक्वल टू 0। अब मैं चेक करता हूं क्या कुछ कॉमन है, क्या इस पूरे के में और इस पूरे में क्या कुछ कॉमन है? जी सर, cos 2x देखो यहां भी है और cos 2x यहां भी है, cos 2x इसके पास भी है और cos 2x इसके पास भी है, तो मैं एटलीस्ट cos 2x तो दोनों में से कॉमन ले सकता हूं। तो मैं cos 2x कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन लेता हूं बेटा? मैं cos 2x कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, तो यहां क्या बचेगा? एक 2 बचेगा, एक आपका cos x बचेगा, माइनस ये तो बेचारा कॉमन चला गया तो 1 बचा इक्वल टू 0। तो 2 पार्ट बन गए इस क्वेश्चन के बच्चे मेरे लाल। अब इसके 2 पार्ट बन गए, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, एक ब्रैकेट के अंदर वाला। 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट में सेपरेट कर दो, 2 आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट क्या है? cos 2x इक्वल टू 0, पहला पार्ट अलग हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट अलग हो गया, सेकेंड पार्ट अलग हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने अलग कर दिया, सेकेंड पार्ट हमने अलग कर दिया। नाउ अब दोनों में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, cos x इक्वल टू 0। याद करो फॉर्मूला बताया था, भूल गए होंगे अब तक। तो cos x इक्वल टू 0, व्हेन cos x इक्वल टू 0 हो तो एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो। मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, आपको भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में। जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 2n प्लस 1, और ये लिखवाया था पाई अपॉन में 2, जाके देख लेना एक बार। जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो जनरल सोल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos x इक्वल टू 0 होता है ना, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो cos x इक्वल टू 0 तो है, ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए कंप्लीट x है। तो मैं क्या लिखूंगा? 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर पाई अपॉन में 2। ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, 2 जो है वो अपॉन में जाएगा, 2 अपॉन में पहुंच जाएगा। तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 हो गया। भाई 2 तो पहले ही था, 2 और पहुंच गया तो 4 बन गया। तो ये आपका पहला जनरल सोल्यूशन होगा, ये आपका फर्स्ट जनरल सोल्यूशन आ चुका है। आई होप मैं समझा पाया हूं बेटा। मेरे लाल एक बात बता मेरे समोसे, बेटा cos x इक्वल टू 0 है। अब फॉर्मूला याद करो जनरल सोल्यूशन का, कि जब cos x इक्वल टू 0 होता है ना, तो x इक्वल टू क्या होता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो पाई बाई 4, क्या दिक्कत है? ये हो गया आंसर, एक आंसर निकाल दिया। चलिए जी अब दूसरा आंसर भी निकाल लेते हैं। तो दूसरे आंसर की बात करते हैं। 2 की जगह 2, cos x की जगह cos x, ये माइनस का 1 आपका प्लस 1 हो जाएगा।
cos x की जगह cos x, 1 की जगह 1, ये आपका 2 अपॉन में आ जाएगा। cos x की जगह cos x, अब 1/2 कितने पे होता है याद करो, ये sin 30 cos 60, ये cos 60 की वैल्यू है। 1/2 किसकी वैल्यू है? cos 60 की वैल्यू है। cos 60 की वैल्यू है आपके पास, और 60 को कैसे लिखते हैं? π/3 में लिखते हैं। अब दोनों तरफ cos है, दोनों तरफ cos है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम फाइंड क्या करें? वी आर गोइंग टू फाइंड जनरल सोल्यूशन, नॉट द प्रिंसिपल सोल्यूशन। अगर ये प्रिंसिपल सोल्यूशन होता ना, cos से cos कैंसिल कर देता, x इक्वल टू π/3, खत्म आंसर, टेंशन फ्री, जाओ घर जाओ, नाश्ता पानी करो, सो जाओ। बट यहां हम फाइंड क्या कर रहे हैं? जनरल सोल्यूशन। और जब जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो cos से cos कैंसिल नहीं होता, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये cos x है और ये cos y है। तो दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। मैंने आपको लिखवाया था cos x इक्वल टू cos y। जब cos x इक्वल टू cos y हो तो क्या लिखवाया था? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। जाके चेक कर लेना, ये फॉर्मूला लिखवाया था। cos x जो इक्वल टू 0 हो तो ये फॉर्मूला, cos x इक्वल टू cos y हो तो ये फॉर्मूला। और ये एग्जाम में लिखने पड़ेंगे आपको ब्रैकेट में, साइड में। ऐसा मत सोचो कि मैंने लिखा, आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, वरना टीचर मार्क्स काट लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मार्क्स नहीं देंगे आपको टीचर, और वो सही है, टीचर गलत नहीं है वो अपनी जगह। एक बात बताओ, आप अगर डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख दो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह ये लिख दोगे तो टीचर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, कहां से आया, कहां से आया, सपने आ रहे हैं क्या? तो फॉर्मूला रीजन दोगे कि सर जी, मैडम जी, इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया है, देखिए। तो चलिए बेटा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y की जगह क्या लिखेंगे? π/3 लिखेंगे। तो हेयर इज द सेकंड आंसर, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। देखिए आपके स्क्रीन पर दोनों आंसर है। दोबारा समझने के इच्छुक हो? वैसे तो कह रहे हो सर जी समझ में आ गया, रहने दो, आगे पढ़ा दो, फिर भी समझ लो, कोई बात नहीं, बच्चा है। यहां फॉर्मूला लग गया बेटा cos a प्लस cos b का, 2 cos a प्लस b अपॉन में 2, cos a माइनस b अपॉन में 2, ये जैसा है वैसा लिख दिया। 2 cos की जगह 2 cos, 3x और x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करो 2x, cos की जगह cos, 3 में से x घटाओगे 2x, 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा, ये जैसा था वैसे लिख दिया। cos 2x यहां भी है, cos 2x यहां भी है, मैंने कॉमन निकाल लिया, cos 2x कॉमन आ गया, 2 बचा, cos x बचा और माइनस का 1 बचा। cos 2x इक्वल टू 0 अलग हो गया, 2 cos x माइनस 1 अलग हो गया, मतलब ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया। जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 और π/2 होता है, 2 आ जाएगा अपॉन में तो π/4, तो ये आपका आंसर आ गया पहला। सेकंड, माइनस का 1 आपका प्लस हो गया, 2 आपका आ गया अपॉन में, तो 1/2 कितने पे होता है? π/3 पे होता है। ये x है और ये आपके लिए y है, और जब cos x इक्वल टू cos y होता है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y आ जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने सेकंड पार्ट का आंसर निकाल दिया। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक जितने भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं ना बेटा, ये जितनी बार भी n आता है ना, ये n सभी इंटीजर को लाइज करता है। ये भी आप हर आंसर में ऐड कर लेना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्योंकि आप देखा कई बार x पॉजिटिव हो तो कई बार पॉजिटिव वैल्यू की बनती, कई बार नेगेटिव वैल्यू की बनती, तो सारे आंसर में n बिलोंग्स करता है इंटीजर को। आप चाहो तो सभी में आंसर में ऐड कर सकते हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पहले से लेकर सारे आंसर में, फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक सब में इंटीजर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल है, सब में ऐड कर सकते हो, नहीं भी ऐड करो तो मार्क्स नहीं कटेंगे इसके। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, ओहो क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। sin 2x cos x इक्वल टू 0, गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आग लगा देगा मार्केट में, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भाई। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0, किसने बनाया क्वेश्चन? 21 तोपों की सलामी दो भाई उसे, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन है, आग लगा देगा, ओहो हो क्या क्वेश्चन है भैया। भाई साहब एक बात बताओ, अब साइन प्लस कॉस का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, साइन प्लस कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, विचार करने वाली बात है। साइन प्लस कॉस का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन ए प्लस कॉस भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बैठ जाएं, खाली छोड़ दें, लिख दें सेवा में श्रीमान एप्लीकेशन, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, हमसे नहीं होगा। ध्यान से फोकस करो, फोकस करो, इसका फॉर्मूला है, फोकस करो, आपके पास इसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। जी हां, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास, भाई थीटा की जगह एक्स लिखा हुआ है ना, थीटा की जगह एक्स लिख दिया। याद करो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, अगर आपको याद आ जाए किस्मत से, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। 2 बाहर आ जाता है और साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं यहां पे तो फॉर्मूला लगा सकता हूं ना, मैं एटलीस्ट इसका फॉर्मूला तो लगा ही सकता हूं ना साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं, 2 साइन थीटा, थीटा की जगह एक्स
एंड कॉस थीटा, थीटा की जगह एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या कुछ समझ में आया बेटा? क्या कुछ समझ में आया बेटा? बड़े ढोकले बेटा, क्या कुछ समझ में? ओहो हो बढ़िया, बच्चा मुस्कुराहट भेज, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया सबको? साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x cos x, ये अपनी जगह पर है। अब देखो कुछ कॉमन है क्या? क्या कुछ कॉमन है? जी हाँ, कॉमन मिलेगा आपको। देखो cos 2x इसके पास भी है, cos 2x इसके पास भी है, दोनों खुश हो रहे हैं कि मेरे पास cos x है, दोनों को छीन लो, cos x निकाल लो, बहुत खुश हो लिए तुम। ठीक है, क्या बचा? 2 sin x बचा और प्लस का ये कॉमन आ गया तो 1 बचा, इक्वल टू 0। फिर से देखो, कमाल हो गया। अरे सर जी तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कमाल कर दिया सांबा ने, कमाल हो गया भैया। फिर से वही फॉर्मूला, 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। पहला पार्ट अलग सॉल्व होगा, दूसरा पार्ट अलग सॉल्व होगा, समझ में आया? पहला पार्ट सांबा, दूसरा पार्ट गब्बर सिंह सॉल्व करेगा, अलग अलग सॉल्व करो भैया, क्या दिक्कत है? 2 आंसर आएंगे, समस्या क्या है? तो चलो सॉल्व करते हैं बेटा। पहला पार्ट क्या है? cos x इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट क्या है? तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, अलग अलग सॉल्व कर दो। अब cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला था, याद करो, याद करो जनरल सॉल्यूशन। जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो x का फॉर्मूला क्या होता है? 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो पहला फॉर्मूला तो ये लग जाएगा, cos x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो पहला फॉर्मूला तो डायरेक्ट आंसर आ गया, cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे? 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। ये आपका पहला आंसर आ गया। ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है, फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट हो गया, पहला आंसर आ भी गया, वाह, है ना? खुश हो गए? सेकंड करें? फिर फर्स्ट कर लिया सबने, आगे बढ़ जाऊं? चलिए जी सर जी जनाब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। 2 sin x की जगह 2 sin x, प्लस का 1 हो गया माइनस का 1, पसीने आगे माइनस देखते ही, sin x की जगह sin x, -1 की जगह -1, 2 भैया आगे नीचे, 2 भैया आगे नीचे। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव है, घबरा गए आधे, ओहो अब क्या करो, क्या होगा, साइन की वैल्यू नेगेटिव है। अरे भैया क्या होगा, कोऑर्डिनेट में देख ले साइन की वैल्यू नेगेटिव कहां आती है, सॉल्व करेंगे उसको। साइन की वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। तो 4 कोऑर्डिनेट है ना हमारे पास है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, यहां भी साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, यहां साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। और यहां पहुंचने के लिए क्या करते हैं? तो पाई में प्लस करते हैं, तो पाई में प्लस कर लेंगे। यहां साइन, भाई यहां साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, यहां भी साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है ना, हमें तो नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहां होता है? थर्ड में होता है। अब आप कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी यहां भी तो होता है, तो भैया ये वैल्यू पहले थर्ड पे आएगा, पहले फोर्थ पे जाएगा। अगर सर्कल बनाओगे, सर्कल जब हम लोग बनाएंगे तो सर्कल जब बनेगा तो पहले थर्ड पे आएगा ना बेटा। जब सर्कल ऐसे बनाओगे आप तो पहले थर्ड पे आओगे ना, पहले फोर्थ पे पहुंच जाओगे, पहले थर्ड पे आएगा ना, है? तो पहले थर्ड को देखेंगे ना बेटा। तो साइन की वैल्यू यहां नेगेटिव होती है, यहां पर नेगेटिव होती है, और यहां पहुंचने के लिए पाई में प्लस होता है, यहां पहुंचने के लिए पाई में प्लस करना पड़ता है। तो चलिए पाई में प्लस कर लेते हैं। साइन एक्स की जगह साइन एक्स, यहां पहुंचने के लिए पाई में प्लस करना पड़ेगा। अब किसको प्लस करूं? तो 1/2 कितने पे होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। और साइन 30 को कैसे लिखेंगे? पाई अपॉन 6 में लिखेंगे। 30 को पाई अपॉन 6 में लिखेंगे, तो क्या लिखूंगा? पाई अपॉन में 6 लिखेंगे। आप साइन से साइन मत काट देना, जनरल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो। साइन एक्स इक्वल टू साइन, एलसीएम ले लो, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 आ गया। 6 पाई में पाई ऐड करोगे 7 पाई। अब ये आपके लिए एक्स है, ये आपके लिए एक्स है। भैया क्या हो गया? ये तो भैया हाईलाइट, वाह वाह, बाहरे बोर्ड मेरे, बहुत बढ़िया, इतना पैसा खर्च कर दिया, जब लिख रहा हूं तब मिट रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये एक्स है, ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है। दिस इज x एंड दिस इज y। और sin x इक्वल टू साइन y, फॉर्मूला भूल गए, हम तो मासूम बच्चे हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं। sin x इक्वल टू साइन y, व्हेन sin x इक्वल टू साइन y, सो x इक्वल टू, याद करो, n पाई प्लस, कुछ समझाया था, n पाई प्लस, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने अभी लगाया, कुछ मिनट पहले ही मैंने फॉर्मूला लगाया था। क्या फॉर्मूला लगाया था? n पाई प्लस -1 की पावर n और y, यही फॉर्मूला था ना, तो फॉर्मूला लगा दो। चलिए, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहां y आता है, y की जगह क्या लिखोगे? 7 पाई अपॉन में 6। तो ये आपका आ गया दूसरा आंसर।
आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये दो आंसर है, ये फर्स्ट आंसर और ये सेकंड आंसर, और ये दोनों आंसर जो होता है n बिलोंग्स करता है इंटीजर को। तो ये आप लिखना चाहो तो लास्ट में कहीं भी लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ये हर क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा। जनरल प्रिंसिपल में आप चाहो तो लिख देना, n बिलोंग्स टू होता है इंटीजर होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव देखो नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर दोबारा समझना चाहो तो एक बार दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे समझाने में। बेटा sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x cos x, cos x ये cos है, cos x यहां भी है, cos यहां भी है, तो cos कॉमन ले लिया, 2 बचा, sin बचा और यहां +1 बचा। फर्स्ट पार्ट अलग कर दिया, सेकंड पार्ट अलग कर दिया, तो cos x = 0 और 2 sin x + 1 = 0 अलग कर दिया। cos x = 0 होता है तो ये फॉर्मूला, ये तो भाई साहब डायरेक्ट आ गया, ये फॉर्मूला तो सबसे सिंपल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, लो जी ये डायरेक्ट फॉर्मूला, cos x = 0 फॉर्मूला लगा दिया। नाउ ये जो पॉजिटिव 1 है ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, 2 जो है वो आपका अपॉन में आ जाएगा, और साइन की वैल्यू नेगेटिव का होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे, तो पाई में प्लस कर देंगे, किसको प्लस करेंगे, पाई/6 को। क्यों, क्योंकि 1/2 साइन 30 की वैल्यू है, 30 मतलब पाई/6 होता है, तो साइन x की जगह साइन x, साइन की जगह साइन, एलसीएम लोगे 7 पाई/6, ये आपके लिए x कहलाएगा, ये आपके लिए y कहलाएगा। साइन x = साइन y, तो x = n पाई प्लस -1 की पावर n और y, तो ये जो होगा वो आपका सेकंड आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपने दो आंसर बड़े तसल्ली पूर्वक आराम से सॉल्व कर लिया। मजा आया बेटा, समझ में आ रहा सारी बातें बेटा, जनरल सॉल्यूशन। आगे बढ़ जाए, नोट कर लिया आप सबने, आगे बढ़ो बेटा। चलिए वीडियो को बंद कर लिया करो बेटा, पॉज कर लिया करो। हाँ पॉज के लिए एक ऑप्शन होता है। हाँ सर जी मोबाइल तो मैं बहुत अच्छे से आता है चलाना, मोबाइल चलाने में तो हमने बिल्कुल पीएचडी कर लिया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये है आपके सामने, sec² 2x = 1 - tan 2x। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है sec² 2x = 1 - tan 2x। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका प्रिंसिपल सॉरी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। नाउ अब यहां पे तो कोई फॉर्मूला लग रहा, क्योंकि sec² 2 का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, tan 2 का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या लेटर लिख दें, सेवा में लिख दें, लेटर भेज दें प्रिंसिपल को। आप जरा ध्यान से फोकस करो, sec में और tan में एक रिलेशन होता है, sec में और tan में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, जो हमने 10th में पढ़ लिया था जब हम छोटे मोटे बच्चे थे, देश के सिपाही थे। sec में और tan में एक रिलेशन होता है, याद करो, जल्दी याद करो, याद आ जाएगा। मैं याद दिला देता हूं बेटा, sec² थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 + tan² थीटा। जी हाँ ये फॉर्मूला होता है बेटा, sec² थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan², sec² थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan², ये 10th में पढ़ा था हमने, sec² थीटा = 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां क्या लिखा हुआ है, sec² थीटा, ये थीटा है, तो sec² थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 + tan² थीटा, थीटा क्या है तो 2x, ये जो प्लस का 1 है ये इधर के -1 और ये जो माइनस है वो इधर के प्लस हो जाएगा, tan 2x = 0। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, 1 और 1 कैंसिल, क्या बचा, tan² 2x + tan 2x। फिर से देखो वही क्वेश्चन बन गया, कॉमन लेने वाला, फिर से वही क्वेश्चन बन गया बेटा, एज इट इज वही क्वेश्चन बन गया। फिर से देखो tan 2x यहां भी है, tan 2x यहां भी है, तो मैं tan 2x क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, तो फिर वही कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन के बाहर जो होगा पहला पार्ट होगा, कॉमन के अंदर ब्रैकेट में जो होगा दूसरा पार्ट होगा, दोनों को बस खत्म, टेंशन नहीं लेने का। वापस आता है बेटा, sec² का फॉर्मूला क्या होता है, sec² का फॉर्मूला होता है 1 + tan², प्लस का 1 माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, tan² यहां भी है, tan यहां भी है, ये बच गया आपके पास, जो बच गया उसमें से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो tan 2x यहां भी है, tan 2x यहां भी है, तो मैंने tan 2x कॉमन निकाल लिया। जैसे मैं tan 2x कॉमन निकालू, यहां तो स्क्वायर था ना, 2 बार था, तो tan 2x अब भी बच गया, tan 2x यहां भी है, tan 2x यहां भी है, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो tan 2x प्लस यहां तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, = 0। दोनों को सेपरेट कर लो बेटा, दोनों को सेपरेट कर लो, दोनों को सेपरेट कर लो, tan 2x = 0 अलग कर लो और tan 2x + 1 = 0 अलग कर लो, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। अब देखो यहां फॉर्मूला लग रहा है भाई साहब, यहां तो फॉर्मूला लग रहा है, tan थीटा = 0, याद करो tan थीटा = 0 में लिखवाया था भाई, भूल गए, n पाई करके लिखवाया था, भूल जाते हैं बच्चे। एक बार जाके वीडियो को स्टार्टिंग में देखो, वीडियो को स्टार्टिंग में देखो, tan x = 0 मैंने लिखवाया था कि अगर tan x = 0 होता है तो x = n पाई, ये फॉर्मूला लगाते हैं। सॉरी बच्चों, पढ़ाते पढ़ाते गला है ना,
आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो मुझे 1 मिनट पानी पी लो बेटा, 1 मिनट दे दो मास्टर को, शरीफ मास्टर को, पानी पी लो बस हल्का सा। हाँ जी, tan x इक्वल टू 0, x इक्वल टू n पाई। और जब मैंने समझाया था, मैंने ये भी कहा था इसका रिलेशन साइन से है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, x इक्वल टू n पाई। तो x इक्वल टू n पाई, x क्या है? 2x, x नहीं है, x की जगह 2x है, x की जगह 2x है, तो 2x इक्वल टू n पाई, 2 आपका अपॉन में आएगा, तो x इक्वल टू n पाई अपॉन में 2। तो हेयर इज द वैल्यू फॉर x, आपके पास x की वैल्यू आ गई, n पाई अपॉन में 2। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? पहला पार्ट समझ में आ गया? नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा, tan 2x इक्वल टू प्लस का 1 आपका -1 हो जाएगा। अब tan की वैल्यू माइनस है, tan की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? आज क्वाड्रेंट पे देख लेते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, tan की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है? तो यहां पे होती है tan की वैल्यू नेगेटिव, और यहां पे कब पहुंचूंगा? जब पाई में से माइनस करूंगा। tan की वैल्यू नेगेटिव, tan की वैल्यू माइनस, आपको tan की वैल्यू किस में चाहिए? माइनस में चाहिए। और tan की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? तो सेकंड क्वाड्रेंट पे होती है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे? तो पाई में से माइनस करके। तो चलिए पाई में से माइनस कर लेते हैं। tan 2x की जगह tan 2x, बेटा tan माइनस कर लेंगे, पाई में से माइनस कर लेंगे, है ना? यहां पे पहुंचने के लिए मुझे पाई में से माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहां पहुंच पाऊंगा। तो पाई में से माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा? 1 कितने पे होती है? tan 45 की वैल्यू होती है। 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45, 45 की वैल्यू होती है। और 45 को क्या लिखते हैं? पाई बाय 4 लिखते हैं, तो पाई अपॉन 4 आ गया। tan 2x की जगह tan 2x आ गया। अब tan से tan कैंसिल मत कर लेना, ये जनरल सोल्यूशन है। tan की जगह tan, एलसीएम ले लोगे 4 आ जाएगा। 4 की पाई से करो 4 पाई, 4 पाई में से पाई घटाओगे तो 3 पाई बचेगा। तो ये आपके लिए x कहलाएगा, ये आपके लिए y कहलाएगा। x कौन है? अगर मुझसे पूछे यहां x कौन है, तो x मेरा ये है, ये मेरा x है। मेरा y कौन है? मेरा y ये है। ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए y है। ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए y है। और मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, याद करो, जब tan x बराबर tan y हो, जब tan x इक्वल टू tan y हो, जाके वीडियो को रिमाइंड कर लो एक बार। जब tan x बराबर tan y हो, आप भूल गए होंगे फॉर्मूला, कहां याद रहता है वो, या सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं। चेक करो एक बार जल्दी से। When tan x इक्वल टू tan y, तो x इक्वल टू क्या बताया था? x इक्वल टू, जल्दी से एक बार चेक करो सारे बच्चे, टाइम दे रहा हूं ताकि आप जल्दी चेक कर सको। जल्दी से आप एक बार जाके देख लो कि फॉर्मूला क्या बताया था। When tan x इक्वल टू tan y, याद आया किसी को? n पाई प्लस y, याद आ गया? चेक कर लिया क्या फॉर्मूला था? x इक्वल टू n पाई प्लस y, शायद यही था, है ना भाई? गलत नहीं है, यही था ना? tan x इक्वल टू tan y साइन कॉस, हाँ यही था। हाँ जी, x इक्वल टू n पाई प्लस y, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। x क्या दिया हुआ है? x ये है पूरा 2x इक्वल टू क्या है? n पाई, और प्लस में क्या है? y क्या है? तो 3 पाई अपॉन में 4 है। 3 पाई अपॉन में 4 है। अब 2 से सबको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 है साथ में, तो 2 से सबको डिवाइड करेंगे। 2 से सब, ये 2 है ना, 2x है, मतलब x चाहिए ना, 2x थोड़ी चाहिए। 2 से सबको डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करोगे x बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे अपॉन में 2 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे अपॉन में 8 आ जाएगा। 4 तो पहले था, 2 और आ गया, तो 8 बन गया। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। सेकंड आंसर आपका जनरल सोल्यूशन ये होगा। क्या किसी को बच्चों को पता लगा 2 से क्यों डिवाइड करा? सर जी आपने 2 से क्यों डिवाइड करा? भाई एक बात है, तुझे 2x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, हम तो x की वैल्यू निकालने चले ना, तो 2 से डिवाइड करोगे ना, 2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करोगे x बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 8 बन जाएगा। हो गया आंसर। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में हमने 8 क्वेश्चन को भी खत्म कर दिया। एक बार दोबारा समझ लो, जो बच्चा प्यारा होनहार बढ़िया बच्चा है, दोबारा समझ लो बेटा। दोबारा समझने में कोई नुकसान नहीं है, दोबारा समझने में कोई, बता ऑनलाइन क्लास में भी 2 बार समझा रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि वीडियो को रिवाइंड करके तुम देख सकते हो, फिर भी 2 बार समझा रहा हूं। कोई बात नहीं, बच्चा अपना है, नजर न लगे। आ जाओ दोबारा समझ लो बेटा। sec स्क्वायर 2x और 1 माइनस tan 2x है। sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, प्लस का 1 माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर 2x बचेगा और tan 2x बच गया। tan 2x यहां भी है, tan 2x यहां भी है, tan 2x मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा tan 2x और यहां बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। tan 2x इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा।
tan 2x इक्वल टू 0, तो जब tan x बराबर 0 होता है तो x, ये x है, x इक्वल टू n पाई होता है, और ये x की वैल्यू चाहिए तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये आपका पहला आंसर कहलाएगा n पाई अपॉन में 2। ये जो प्लस का 1 है ये माइनस हो जाएगा। अब मैं देखता हूं 10 की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, तो 10 की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए मुझे पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो tan 2x मैंने पाई में से माइनस कर दिया पाई अपॉन 4 को, tan 2x, 10 की जगह 10 एलसीएम लूंगा तो 4 पाई में से पाई गया 3 पाई अपॉन में 4, ये x है और ये आपके लिए y है, तो फॉर्मूला के लिए x इक्वल टू n पाई प्लस y। अब 2 से सबको डिवाइड करो तो x बचेगा, 2 से डिवाइड करो तो अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करो तो अपॉन में 8। तो इस प्रकार से आपने बेटा इसका भी आंसर निकाल लिया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ अब हम अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। नोट कर लिया बेटा सभी ने, ये सबका नोट हो गया बेटा, लास्ट क्वेश्चन करें अब। चलिए, ओ हो ये तो बिल्कुल 6 की तरह सेम, देखो sin x, sin 3x और sin 5x, 3 वैल्यू आपको दे रखी है, बिल्कुल वैसे ही होगा, देखते ही पता लग गया ऐसे ही होगा क्वेश्चन। sin x, sin 3x और sin 5x इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, वहां cos 3 टाइम्स था, cos 3 टाइम्स था, यहां sin 3 टाइम्स है बेटा, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। किसी दो को चूज कर लो फॉर्मूला लगाने के लिए, तो मैं सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट को एंड लास्ट को। आप कहोगे क्यों सर जी, हाँ क्यों, फर्स्ट एंड थर्ड को, आपने फर्स्ट एंड थर्ड को क्यों चूज किया, सेकंड क्यों नहीं करा भाई? एक बात बता, मैं जानता हूं ना 5 और 1 6 होता है, 5 और 1 6 होता है, और 6 का हाफ करूंगा तो 3 आएगा, और 3 बीच में है तो कॉमन ले लूंगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया भाई। एक बात, अच्छा चलो तुम बताओ, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दोगे तो 3x और x क्या होगा 4x, 4x का हाफ करोगे तो 2x, कहां है, कॉमन ले ही नहीं पाओगे। लेकिन 5x और x ये होता है 6x, 6x का हाफ करूंगा तो 3x आएगा, कॉमन ले सकता हूं। सब माइंड गेम है, सब माइंड गेम है लाल, तेरे साथ खेल रहे हैं, ये खेल रहा है, कुछ नहीं है मैथ्स में, तेरे साथ खेलना है। और जिसने मैथ्स को सही से खेला वो लाखों करोड़ का पैकेज लेके बैठा हुआ है। मुझे देख रहे हो, मत देखो, मेरे पास भी अच्छा खासा पैकेज है, आइए मेरे पास भी अच्छा खासा पैकेज है बेटा। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने sin a प्लस sin b का, ये sin a और ये sin b, इसको मत टच करना। तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे। तो sin a प्लस sin b का सही फॉर्मूला क्या है, तो 2 sin a प्लस b अपॉन में 2 और cos a माइनस b अपॉन में 2। बेटा ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस sin b का, 2 sin, पहले sin आता है प्लस होके आधा, फिर cos आता है माइनस होके आधा। तो इसी फॉर्मूले को लगाते हैं इन दोनों में, ये आपके लिए a है और ये आपके लिए b है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, 2 sin a प्लस b, a बड़े वाले को a माना करो, प्लस b अपॉन में 2 और cos a माइनस b अपॉन में 2, ठीक है बेटा। इसमें और इसमें जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया। बचा कौन, बच कौन गया बेचारा, कौन बच गया, sin 3x बच गया, साइड में लिख दो इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व करते हैं अब इसको, 2 की जगह 2, sin की जगह sin, बेटा 5 और 1 ऐड करो 6, 6 का आधा करोगे तो 3x हो जाएगा, cos की जगह cos, 5 में से x माइनस करो तो 2x 4x बचेगा, 5 में से x माइनस करो 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2x बचेगा, प्लस का क्या बचा sin 3x बचा इक्वल टू 0। अब देखो मेरे गेम का कमाल, मेरे गेम का कमाल देखो लाल, sin 3x यहां भी है और sin 3x यहां भी है, तो मैं sin 3x कॉमन ले सकता हूं। sin 3x इसके पास भी है, sin 3x इसके पास भी है, तो मैं sin 3x तो एटलीस्ट कॉमन ले ही सकता हूं ना। तो मैंने sin 3x कॉमन ले लिया, मैंने sin 3x दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, इसलिए तो गेम खेला था। ये गेम क्यों खेला था, इसलिए खेला था ताकि मैं sin 3x कॉमन निकाल सकूं। तो चलिए जल्दी से फटाफट sin 3x कॉमन निकाल लो। sin 3x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 2 बचा, cos 2x बच गया, प्लस का ये यहां पे क्या बचा, यहां पे 1 बचा इक्वल टू 0। बस फिर से देखो फिर क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं या पता लग गया भाई, फिर से वही बन गया ना, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर, ये अलग सॉल्व होगा ये अलग सॉल्व होगा, 2 आंसर आएंगे, खुश हो जाओ, बना लो, रोटी खा लो, आराम से सॉल्व करो। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहला क्या है, पहला है बेटा sin 3x इक्वल टू 0, अलग कर दिया। दूसरा क्या है 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, अलग कर दिया। नाउ जब sin x इक्वल टू 0 होता है, जब sin x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू n पाई, भूल गए होंगे आप, साइड में लिखना पड़ेगा आपको,
हमेशा याद रखना, जो भी फॉर्मूला आप 11 से लगाओगे साइड में लिखोगे, ये बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, नहीं करोगे मार्क्स कट जाएंगे। फिर मुझे मत कहना कि सर जी नंबर कट गए। नंबर क्यों कटे? क्योंकि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, रीजन नहीं दिया आपने। आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो, आप सोचो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा नंबर मिल जाएंगे, कोई नहीं देगा नंबर आपको किसी भी स्कूल में। आप नंबर चाहिए ना पूरे, तो आप फॉर्मूला लिखो। तो मैं जानता हूं कि sin x बराबर 0, जब sin x बराबर 0 होता है तो मैं जानता हूं एक फॉर्मूला क्या होता है। जब sin x बराबर 0 होता है तो x इक्वल टू n पाई होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है, तो बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। x क्या है? ये x है, तो x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई, ये 3 जो है वो आपके अपॉन में आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ गया, n पाई अपॉन में 3, ये फर्स्ट आंसर हो गया। नाउ चलो इसको भी निपटा ही लेते हैं भैया, है इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं। cos 2x, 2 की जगह 2, cos 2x एक cos 2x, ये जो प्लस का 1 है ये आपका -1 हो जाएगा। cos 2x की जगह cos 2x इक्वल टू -1 की जगह -1, ये जो 2 है ये आपका फिर से अपॉन में आ गया। अब देखो cos की वैल्यू नेगेटिव है, cos की वैल्यू नेगेटिव है, घबरा गए, ओहो माइनस आ गया, ओहो बड़ी टेंशन वाली बात है। अरे लाल, बड़ा कितना सिंपल बता, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज cos की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है? सेकंड में होती है, सेकंड में होती है। आप कहोगे थर्ड में भी तो होती है भाई, थर्ड में कैसे? पहले सेकंड, भाई फर्स्ट से पहले सेकंड में आएगा ना, तभी तो थर्ड के पास जाएगा। फर्स्ट से पहले सेकंड में आएगा, फिर थर्ड में आएगा, फिर फोर्थ में जाएगा ना। अभी तो सेकंड पे तो निपटा ले। cos की वैल्यू सेकंड में नेगेटिव होती है, और सेकंड में कैसे पहुंचेंगे? तो पाई में से माइनस करेंगे, पाई में से कम करेंगे, तो अब हम सेकंड पे पहुंचेंगे। तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए पाई में से माइनस करते हैं बेटा, पाई में से माइनस करते हैं। cos 2x इक्वल टू cos, पाई में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? 1/2 कितनी होती है? तो cos 60 पे होती है। 1/2 कितने पे होती है? cos 60 पे होती है। और 60 को कैसे लिखते हैं? तो π/3 में लिखते हैं। तो π/3 के फॉर्म में लिखो, क्या दिक्कत है? तो π/3 आ गया सर जी यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। cos 2x की जगह बेटा cos 2x इक्वल टू cos की जगह cos, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो 2 पाई आ जाएगा। ये आपके लिए x कहलाएगा, ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है। दिस इज x फॉर यू एंड दिस इज y फॉर यू। ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है, ये x एंड ये y। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? cos x बराबर cos y, cos x इक्वल टू cos y, when cos x इक्वल टू cos y, so x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। याद करो ये फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, cos x इक्वल टू cos y, 2n पाई प्लस माइनस y, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो x क्या है? x मेरे पे ये है बेटा, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। y क्या है? तो 2 पाई अपॉन में 3 है, बट 2 इसके साथ है, तो 2 से सबको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे x बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो n पाई बचेगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 3 बचेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, जहां पे जो n है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर को। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से 2 आंसर आपके सामने हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए, ये फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर। जल्दी से एक बार दोबारा समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। देखिए बेटा, लास्ट बार समझा रहा हूं, अंतिम है, तो हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इजीली कर सकते हो। सॉरी, तो फॉर्मूला लगा दिया बेटा sin a प्लस sin b का, और sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b अपॉन में 2 cos a माइनस b अपॉन में 2। sin 3x या sin 3x, 0 की जगह 0, 2 की जगह 2, sin की जगह sin, 5 और 1 6, 6 का हाफ करोगे 3, cos की जगह cos, 5 में से 1 गया 4, 4 में कटोगे 2 आ गया, sin 3x इक्वल टू 0। sin 3x ये लो हाईलाइट वाला कॉमन ले लिया, 2 बच गया, cos 2x बच गया, प्लस 1 बच गया। पहला पार्ट अलग कर लिया, दूसरा पार्ट आपका अलग कर लिया। नाउ जब sin x इक्वल टू 0 होता है ना, तो x इक्वल टू n पाई होता है, 3 आपका अपॉन में आ जाएगा। तो ये पहला आंसर, फर्स्ट आंसर। प्लस का 1 जो था वो इधर आके -1 हो जाएगा, 2 जो है वो आपके अपॉन में आ जाएगा, और cos की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड में पहुंचने के लिए मुझे पाई में से माइनस करना पड़ा। cos 2x अपनी जगह पर, cos की जगह 3 पाई में से पाई घटाओगे 2 पाई अपॉन में 3 बचेगा। ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y कहलाएगा। तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये y है। 2 से सबको डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करो x बचेगा, 2 से डिवाइड करो तो n पाई बचेगा, 2 से डिवाइड करो तो पाई बाई 3 बचेगा। तो ये आपका सेकंड आंसर होगा, और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो ये था आपका ओवरऑल प्रिंसिपल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, एनसीईआरटी से बाहर का हो, कोई रिफ्रेशर का हो, प्रीवियस ईयर का पेपर हो,
अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि मेरे वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझो, जो मैं स्टार्टिंग में समझाता हूं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है बेटा, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। बाय बाय, आपको नमस्ते। बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। कोई डाउटफुल हो कोई एग्जाम्पल तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखो और बहुत मेहनत से पढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय।